हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मीकांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का लॉजिकल थिंकिंग में। और मैं आज एनालिसिस लेकर आया हूं एलिट 2020 का। तो हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की कि एलिट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 28 पूछे गए थे। ठीक है, तो जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है वहां पे 35 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और एलिट में जहां पे 28 क्वेश्चन जो है वो एलआर सेक्शन से पूछे गए थे। एलआर सेक्शन को ही एनालिटिकल रीजनिंग भी हम कहते हैं। और अगला जो 7 क्वेश्चन थे वो क्रिटिकल रीजनिंग से पूछे गए थे। तो सीआर से 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं तो एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में करने वाले हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिटिंग एलिमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन और पजल से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो एलिट का मॉक था, एग्जाम था, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सीक्वेंस कुछ अलग ही था, लेकिन यहाँ पे हमने इनको इस सीक्वेंस में अरेंज किया है। तो एनालॉजी हम पहले 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एनालॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ में क्लासिफिकेशन है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर कैलेंडर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और लास्ट में है पजल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये पूछा गया है एनालॉजी का। तो यहाँ पे हमें बताना है सिमिलरिटी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी बताना है कि पहले वाले रेशियो का जो रिलेशन है, जो पहला रेशियो दिया गया है, इनका आपस में जो रिलेशन बन रहा है, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि जो नेक्स्ट है वो क्या होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या होता है कि पहले वाले एलिमेंट का हम पहले से रिलेशन देखते हैं, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न में सॉल्व होते हैं। अगर ये लॉजिक फेल हो जाता है, अगर इससे आंसर नहीं आ रहा, तो फिर हम दूसरा लॉजिक देखते हैं यहाँ पर रिवर्स में। मतलब यहाँ का थर्ड इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड और ये सेकंड रहेगा, और यहाँ का जो फर्स्ट है वो लास्ट वाले से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से पेयर देखते हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो इसी पेयर से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कोशिश करते हैं चेक करने की कि इनके बीच में क्या डिफरेंस बन रहा है। तो अगर हम पहला देखते हैं एल से एन के बीच का डिफरेंस, तो एल की वैल्यू होती है 12, एन की वैल्यू होती है 14। तो 12 से 14 आया, मतलब डिफरेंस कितने का आया, +2 का। अगर ओ से एम देखा जाए तो ओ की वैल्यू है 15, एम की वैल्यू है 13, तो 15 से 13 आया, इसका मतलब क्या हुआ, -2। उसके बाद एम से क्या आया, एम की वैल्यू होती है 13, के की वैल्यू होती है 11, तो 13 से 11 आया, इसका मतलब क्या हुआ, -2। तो पहले से पहले वाले में +2 हो रहा है, उसके बाद दूसरे से दूसरे में -2, तीसरे से तीसरे में भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। सेम चीज यहां पर करेंगे। तो पहले करेंगे +2 और बाकी 2 में करेंगे -2। अब इस लॉजिक के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं। अगर ऑप्शन मैच हो गया इसका मतलब सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन मैच नहीं होगा तो दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे, कुछ और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो P से +2 किया तो P की वैल्यू होती है 16, +2 करेंगे 18, 18 मतलब R आ जाएगा। K की वैल्यू होती है 11, -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू होती है 9, -2 करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 का मतलब क्या हो जाएगा, G। तो ये 9 और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7, तो RIG। तो जो अपना आंसर है वो होगा RIG। और अगर ऑप्शन से देखें तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू इसलिए बताई गई है क्योंकि प्लेस वैल्यू से रिलेट करना और डिफरेंस चेक करना इजी रहता है। तो इसीलिए हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एनालॉजी का ही है। तो अब यहाँ पे फिर से करेंगे, 4 लेटर है, तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, इस तरीके से डिफरेंस देखेंगे। तो अगर ए से ओ पर डिफरेंस देखते हैं तो ए की वैल्यू है 1 और ओ की वैल्यू है 15। 1 से 15 आया, मतलब यहाँ पे हुआ है +14। नेक्स्ट बी की वैल्यू होती है 2, पी की वैल्यू होती है 16। 2 से 16 आया, मतलब क्या हुआ, +14। सी से क्यू आया, सी की वैल्यू होती है 3, क्यू की वैल्यू होती है 17, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +14।
नेक्स्ट देखें डी से आर में, तो डी की वैल्यू है 4, आर की वैल्यू है 18, तो 4 से 18 आया, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है +14। तो यहाँ पे हम जब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे लेटर का चौथे लेटर से जब हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो हर बार सेम हो ये जरूरी नहीं है, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पहले में +2 हुआ था, बाकी दो में -2 हो रहा है, जबकि यहाँ पे सभी में +14 हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। W की वैल्यू होती है 23, 23 + 14 करना है, +14 करेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 2 + 1 3, 37 आया। लेकिन 37 किसी की वैल्यू नहीं होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो होती है 26, मैक्सिमम वैल्यू होती है 26। तो 37 में 26 को माइनस कर दे, तो 7 - 6 करेंगे 1 आएगा, 3 - 2 1 करेंगे 11 आया। और 11 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, के की। मतलब यहाँ पे जो पहला लेटर है वो के आएगा। और अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन सी में है पहला लेटर के, इसके अलावा किसी ऑप्शन में नहीं है। मतलब कंफर्म है कि जो आंसर सी है वो सही होगा, लेकिन बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू होगी 24 + 14 करोगे कितना हो जाएगा 38, माइनस का 26 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा एल। y में अगर y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू होती है 25, इसमें करेंगे +14 तो ये हो जाएगा 39, माइनस का 26 करेंगे कितना आएगा 30, मतलब जो लेटर है वो आ जाएगा m। उसके बाद अगर देखें z पर, तो z की वैल्यू होती है 26, प्लस करेंगे 14 और -26 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 14 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा n। तो KLMN, मतलब जो आंसर है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जैसे अगर हमें W के बाद काउंट करना था 14 लेटर, अगर हम W के बाद पहले काउंट करें तो X Y Z 1 2 3 लेटर तक काउंट कर चुके हैं। अगली काउंटिंग हमें ए पर आ चुके हैं, आगे काउंटिंग करनी है, तो याद रखना है कि जो अगली काउंटिंग है वो ए से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहां से जब हम ए से काउंट करेंगे तो 3 यहां तो ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, 11 और बचे हुए हैं, मतलब क्या आ जाएगा के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज याद रखना है कि अगर हम ए पर है काउंटिंग करना है और यहाँ पर ए में कुछ माइनस कर रहे हैं, मान लो -1 कर रहे हैं, तो अगला जो लेटर है वो आ जाएगा जेड। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम जेड पर हैं आगे काउंटिंग करनी है तो अगली काउंटिंग ए से स्टार्ट हो जाएगी, अगर ए पर है पीछे काउंटिंग करना है माइनस करना है तो अगली जो काउंटिंग है वो जेड से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है क्लासिफिकेशन, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 किसी प्रकार सिमिलर है, एक ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जी से एम का डिफरेंस देखेंगे। लेटर्स के बीच में अगर आपस में डिफरेंस देखें तो जी से एम में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, ये 7 है, ये 13 है और इसकी वैल्यू होगी 19। 7 से 13 आया मतलब +6 हुआ, 13 से 19 आया +6 हुआ। अगर हम अगले लेटर में देखें तो ई की वैल्यू 5, के की वैल्यू 11 और क्यू की वैल्यू होती है 17। तो 5 से 11 आया +6, 11 से 17 आया +6 हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखें जे की वैल्यू होती है 10, ओ की वैल्यू होती है 15, यू की वैल्यू होती है 21। तो 10 से 15 आया मतलब डिफरेंस हुआ 5 का, 15 से 21 आया डिफरेंस हुआ +6 का। नेक्स्ट अगर देखें एल से आर, तो एल की वैल्यू होती है 12, आर की वैल्यू होती है 18, एक्स की वैल्यू होती है 24। तो 12 से 18 आया +6, 18 से 24 आया +6। तो अगर देखा जाए तो बाकी के जो 3 ऑप्शन थे उन सभी में क्या हो रहा है +6 हो रहा है, सिमिलर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले +5 हुआ है बाद में +6 हुआ है। तो जो डिफरेंट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो नॉर्मली हम डिफरेंस से सॉल्व करते हैं, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे डिफरेंस नहीं होता है तो उसके लिए हम अलग लॉजिक ट्राई करेंगे, जैसा इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 127 में है। तो अब यहाँ पे अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो लेटर की संख्या ज्यादा है, वोवेल कॉन्सोनेंट से नहीं चल सकते, डिफरेंस भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि डिफरेंस भी बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1, तो डिफरेंस आ रहा है कितना 17 का। एन से 9 आते हैं तो एन की वैल्यू 14 है, 9 की आई की वैल्यू होती है 9, 5 का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इसे डिफरेंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो बिल्कुल अलग है, और वो लॉजिक ये है कि इन लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। तो आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू है 1, आर 18, सी 3, ओ 15, टी 20, इन सभी को ऐड करेंगे, इनका टोटल आ रहा है 75। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो ऑप्शन बी दिया गया है, वहां पे एन की वैल्यू होगी 14, आई की वैल्यू 9, ए 1, टी की वैल्यू होगी 20, सी की वैल्यू 3, आर 18, यू 21।
इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल आ रहा है 86। नेक्स्ट अगर देखें तो b की वैल्यू 2, a1, c की वैल्यू 3, g7, e की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, इन सभी का टोटल आ रहा है 21। उसके बाद इनका आखिरी ऑप्शन डी में अगर जो लेटर दिए गए हैं उनको ऐड करते हैं तो i की वैल्यू 9, l 12, b 2, j 10, a की वैल्यू 1, r 18 और n की वैल्यू होगी 14। इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल आ रहा है 66। ठीक है, टोटल तो निकाल लिया, लेकिन अब डिफरेंस कैसे फाइंड करें कि क्या है। तो अगर 75 को देखें तो ये 3 से डिविजिबल है, जो 21 है ये 3 से डिविजिबल है, जो 66 है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन जो 86 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी जो 3 ऑप्शन थे उनके जो टोटल आ रहे हैं वो सभी 3 से डिविजिबल है, मतलब इनमें सिमिलरिटी मिल चुकी है, लेकिन जो 86 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये चीज याद रखना है कि जब कभी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, लेटर की संख्या ज्यादा हो और अगर डिफरेंस से लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद प्लस माइनस हो सकता है या पर्टिकुलर कोई नंबर ऐड हो सकता है या कुछ माइनस भी कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से हमें इनके बीच में सिमिलरिटी चेक करनी है कि किस प्रकार से बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सिमिलर है। चलिए अब आ जाते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में। अगला जो क्वेश्चन है ये है कोडिंग डिकोडिंग का। तो अब यहाँ पे ये कोड दिया गया है, टेम्परेचर का कोड दिया गया है कि ये है, तो रैंप का कोड पूछा गया है कि रैंप का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर से रैंप आया है। अब एकदम से लॉजिक क्या लिखें, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जो टेम्परेचर है इसी में रैंप है, R A M P। तो R के नीचे क्या लिखा हुआ है X, तो R का कोड हो जाएगा X। A के नीचे लिखा है V, मतलब A का कोड होगा V। M के नीचे Q है तो M का कोड होगा Q, और P के नीचे D लिखा गया मतलब P का कोड होगा D। तो XVQD, XVQD जो ऑप्शन A है वही मैच हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन A है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि ये अगर लॉजिक लगाते हैं, डिफरेंस देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे लेटर की संख्या बहुत ज्यादा है ना। नॉर्मली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके बाद जो वर्ड दिया जाता है वो भी इसी के बराबर होता है। तो लॉजिक लगाना रहता है कि प्लस माइनस हुआ होगा, डिफरेंस हुआ होगा, जो इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो यूज किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वर्ड गिवन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और जो से वर्ड बना है वो सिर्फ उसमें 4 लेटर है। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है रैंप वो यहीं से बल्कि बना है। तो ये कहलाती है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है कि जो वर्ड दिए गए हैं उनके लिए कुछ कोड यूज किया जाता है। कोड लेटर नंबर सिंबल में हो सकता है। उसके बाद जो नया वर्ड बनता है वो इन्हीं की लेटर से मिलके बना होता है। तो टेम्परेचर में जो लेटर थे RAMP उसी से मिलके ये वर्ड बना हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा XVQD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड दिया गया है जून, जून का कोड ये दिया गया है। उसके बाद ये है अगस्त, अगस्त का कोड ये है। उसके बाद वर्ड बन रहा है गेस्ट। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहला जो वर्ड है और जो दूसरा वर्ड है इन्हीं से मिलके तीसरा वर्ड ये गेस्ट बना हुआ है। अगर चेक करें तो जी है, जी यहाँ पे मैच हो रहा है। यू आया तो यू यहाँ पे मैच हो रहा है। उसके बाद ई है तो ई यहाँ पे मैच हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो एस, एस यहाँ पे मैच हो रहा है। टी यहाँ पे भी मैच हो रहा है। और देखिए एक और चीज सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पे यू सिमिलर है तो यू का कोड जो क्यू है वो भी सिमिलर है। तो याद रखना है कि अगर दोनों ही वर्ड में कोई लेटर कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा या फिर सेम होगा। तो ठीक है, अब यहाँ से कोड फाइंड करना इजी हो गया। तो अब अगर देखें तो यहाँ से जो जी का कोड है वो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। यू का कोड हो जाएगा क्यू। ई का जो कोड है वो यहाँ से ले लेंगे तो ई का जो कोड है वो एस हो जाएगा। एस का कोड अगर देखें तो यहाँ पे एम दिया गया है। एस का कोड हो जाएगा एम यहाँ से, और अगला बचता है टी। तो टी का जो कोड है वो हो जाएगा एन। तो आंसर होगा FQSMN। FQSMN अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो उसमें लिखा गया है, मतलब जो ऑप्शन सी है वो आंसर हो जाएगा। तो ये होता है डायरेक्ट कोडिंग। समझ में आ गया होगा कि बस क्या करना है, दिए गए वर्ड में जो लेटर है उन्हीं लेटर से मिलके जब नया वर्ड बनता है तो वो होती है डायरेक्ट कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये कैलेंडर से पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है कि इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं टुडे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो टुडे का होता है, तो टुडे लिखना है। टुडे के अकॉर्डिंग ही हमें यस्टरडे जाना है, टुमारो जाना है, आफ्टर टुमारो जाना है, ये चीजें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टुडे लिखा। अब क्वेश्चन पढ़े, इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे।
ठीक है, बिफोर से पहले वाला दिन, मतलब स्टरडे से पहले वाला दिन क्या है, ट्यूसडे। तो टुडे ये स्टरडे, और बिफोर स्टरडे, तो बिफोर स्टरडे ये हो जाएगा। ठीक है, इफ अ डे बिफोर स्टरडे, तो ये टुडे, ये स्टरडे, और ये हो जाएगा बिफोर स्टरडे, और यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्यूसडे। तो जो ट्यूसडे है ये गिवन है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन अ डे आफ्टर टुमारो, ऑन अ डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो पूछा गया है, तो ये हो जाएगा टुडे, ये हो जाएगा टुमारो, और ये हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ऑन अ डे आफ्टर टुमारो, तो अभी है ट्यूसडे है, तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे, और ये हो जाएगा सैटरडे। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सैटरडे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, टुडे पे फोकस करना है, टुडे से चीजें डिसाइड हो जाएंगी। तो ये टुडे है, टुडे से पीछे जाने के लिए कहा गया तो पीछे चले गए। उसके बाद जब आगे जाने के लिए कहा टुमारो, तो यहां से ट्यूसडे से शुरू नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। टुमारो पूछा गया है, डे आफ्टर टुमारो पूछा गया है, तो वो टुडे के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो टुडे है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो टुडे से अगर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो जाना है तो टुडे से जाएंगे, स्टरडे जाना है, बिफोर स्टरडे जाना है तो पीछे जाना है, तो टुडे से ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम टुडे से ट्यूसडे में चले गए, अब अगले आगे पूछा गया कि व्हाट डे इट बी ऑन अ डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो मतलब ट्यूसडे से चेक करने लगे, नहीं तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कैलेंडर का ही है, और यहाँ पे दिया गया है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2017 को ट्यूसडे है, तो सेम ईयर है। देखो ईयर यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, अगस्त था, अगस्त के बाद सितंबर आ गया है, डेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। 15 अगस्त 2017 को ट्यूसडे है। ठीक है, अगस्त में टोटल जो डे है वो होते हैं 31, और 15 अगस्त ऑलरेडी दिया गया है तो -15 करेंगे, तो यहां से आ जाएंगे कितने, 22 में 1 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल डेज हैं वो आ जाएंगे 16, तो 16 डेज यहाँ पर आ गया है, और इसके जो है वो 17 डेज। इन दोनों में से कोई एक ही डेट लेनी है, दोनों डेट नहीं लेना है। अगर 15 ले रहे हैं तो यहाँ पे 17 नहीं लेना है। अगर हम नॉर्मली से 15 को क्रॉस कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो अगली वाली डेट है उसको लेते हैं, तो इससे सॉल्व करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको हमने डायरेक्ट टोटल डेज है 31, उसमें से 15 माइनस किया, 16 आ गए, और ये 17 डेज सितंबर के हैं तो +17 कर देंगे। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 33। अब 33 टोटल डेज आए, 7 से डिवाइड करेंगे, और डेज फाइंड करने के लिए क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो जाएगा 4 टाइम्स 28 आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब ये जो रिमाइंडर 5 आया है इसे हमें क्या करना है, जो ट्यूसडे दिया गया है उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ट्यूसडे की बात पूछा गया है कि 17 सितंबर को क्या होगा। तो ट्यूसडे से अगर हम 17 सितंबर तक देखते हैं तो टोटल 33 डेज आ रहे हैं। अगर और एक चीज और याद रखना है कि 7 या 7 के मल्टीपल में सेम डे रिपीट होता है, तो या तो हम ट्यूसडे से 7 करके ऐड करें, 15 + 7 करें, फिर 7 करें, फिर 7 करें, या फिर इसका टोटल डे निकाल लिया, 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा मतलब 4 टाइम्स 4 वीक आ रहे हैं। ट्यूसडे 15 सितंबर से लेके 15 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक क्या आ रहे हैं, टोटल 4 वीक आ रहे हैं, और 5 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो 4 डे वीक आ रहे हैं, मतलब ट्यूसडे 4 बार रिपीट होगा, उसके बाद जितने बच गए वो हमें काउंट करना है। तो ट्यूसडे +5 करेंगे, तो जब ट्यूसडे +5 करेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा संडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये संडे आ जाएगा 5वें नंबर पर। और संडे अगर देखें तो जो ऑप्शन ए है उसमें दिया गया है, तो जो ऑप्शन ए है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ईयर सिमिलर नहीं होता, यहाँ पे 17 है, यहाँ पर 18 है, या सपोज करो कि 220 आ गया, 2022 आ गया, तो 17 है और ये 22 होगा, 5 ईयर का डिफरेंस हो गया, तब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करते हैं, तब उसके लिए हम दूसरी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अगर कभी आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैलेंडर का, तो वहां पे हम ये बताएंगे कि उसको किस ट्रिक से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर उसको हम इस ट्रिक से सॉल्व करने जाते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, तो ये अगर सेम ईयर में दिया हो, 1 मंथ या 2 मंथ का गैप हो, तो हम इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर अगर ज्यादा गैप हो, ईयर में गैप हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी गैप हो सकता है, तो जब ज्यादा गैप हो तो उसके लिए ट्रिक दूसरी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन का है। यहाँ पे डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या दिया है, टिया एंड रेनू बोथ आर वॉकिंग अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स, दोनों पॉइंट एक्स से चलना प्रारंभ कर रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट एक्स है। टिया वॉक 3 मीटर एंड रेनू वॉक 4 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टिया है वो जा रही है,
टिया वॉक 3 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये टिया इस डायरेक्शन में जा रही है, कहीं भी ले सकते हैं, है ना, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो मान लेते हैं टिया इस डायरेक्शन में जा रही है और टिया जो है वो 3 मीटर कवर कर रही है। एंड रेनू इस डायरेक्शन में जा रही है और जो रेनू है वो कितना कवर कर रही है, 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद दिया गया देन टिया वॉक 4 मीटर नॉर्थ, तो टिया यहां पर आ चुकी थी, यहां से नॉर्थ में टर्न लिया। ऑफ एक्स, अब यहाँ पे ऑफ एक्स दिया गया है, इसका मतलब एक्स के नॉर्थ में जाना है। तो यहाँ पे ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि एक्स के नॉर्थ में है या रेनू के नॉर्थ में है या खुद के नॉर्थ में है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी डायरेक्शन मेंशन किया जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर ये मेंशन किया गया है तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, चाहे वो किसी भी पर्सन का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पर्सन का दिया गया हो, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि देन टिया वॉक 4 मीटर नॉर्थ, फोन यहाँ से टिया ने नॉर्थ में टर्न लिया, 4 मीटर कवर किया है, एक्स के नॉर्थ में बोला है तो एक्स का नॉर्थ भी यही होगा और इसका भी नॉर्थ यही होगा। अब आगे दिया है रेनू वॉक 5 मीटर जो रेनू है वो यहाँ पे कितना कवर कर रही थी, 4 मीटर। तो ठीक है, टिया यहाँ पे 4 मीटर कवर कर रही है। उसके बाद दिया गया रेनू वॉक 5 मीटर, तो रेनू यहाँ पर थी, रेनू यहाँ से 5 मीटर साउथ में जा रही है टिया के, है ना। टिया यहाँ कहीं पर है, टिया के रेस्पेक्ट में दे रहा है, तो अब ये कंफ्यूज हो जाओ, पता चला यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं, ये टिया का साउथ होगा। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। साउथ मतलब साउथ में जाना है, नॉर्थ मतलब नॉर्थ में जाना है। हाँ, अगर पर्सन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट राइट देता है तो वो चेंज होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन दिया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या याद रखना है, जो अगर साउथ कहा गया है तो हमें साउथ में ही जाना है। तो रेनू वॉक 5 मीटर टूवर्ड साउथ या साउथ की ओर जा रही है, तो यहां से रेनू साउथ में जाएगी। कितना कवर किया है, 5 मीटर, तो यहाँ भी उसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। तो ये बनेगा डायग्राम, यहाँ पर टिया है और यहाँ पर रेनू आ चुकी है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो सबसे पहला काम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है। अब अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो याद रखना है कि अगर डायरेक्शन में हम डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, या तो हम कंपेयर करके फाइंड करते हैं, अगर कंपेयर करके फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्रायंगल का बनना जरूरी है। तो ये हो जाएगा, यहां से अगर इसको हम कनेक्ट करें तो ये ट्रायंगल बनेगा। अब मान लेते हैं इसको पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी और ये हो जाएगा पॉइंट सी। अब अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं ए बी की, तो ये 4 मीटर है, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, इसके सामने का भी डिस्टेंस होगा 5 मीटर। अगर बीसी की वैल्यू फाइंड करें तो ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो टोटल हो जाएगा ये 7 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, 5 और 4 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। BC की वैल्यू है टोटल 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 130, और जो 130 का अंडर रूट निकालते हैं तो 12 का अगर स्क्वायर देखें तो ये होता है 144 जो कि ज्यादा है, और 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो आता है 121 जो कि इससे कम है। मतलब जो वैल्यू है वो 11 और 12 के बीच की होगी, है ना। जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11 और 12 के बीच की होगी। तो 9 होगा नहीं, ये 9 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, मतलब कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो 11.4 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 11.4 मीटर। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि 130 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी वैल्यू है, तो क्या कहा गया कि इसके बीच में देख ले। तो 11 का जो स्क्वायर है वो होता है 121, 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144। अब ये 130 है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 11 और 12 के बीच की वैल्यू होगी, मतलब 11 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, और वे मैच कर रहा है केवल ऑप्शन डी में, इसलिए जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर सभी 11 पॉइंट कुछ होता तो फिर इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते, फिर उसके बाद चेक करते। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए बस यही करना है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तान्या ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर स्ट्रेट टूवर्ड साउथ। मतलब जो तान्या है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर साउथ में जा रही है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहां से वो साउथ में नीचे की ओर 4 मीटर कवर कर रही है, सॉरी किलोमीटर है तो किलोमीटर में लिखेंगे। सारी डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्शन में मीटर है तो सभी मीटर होंगे, किलोमीटर है तो सभी किलोमीटर ही होंगे। तो 4 किलोमीटर उसने साउथ में कवर किया।
आगे दिया ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर स्ट्रेट। तो इसके बाद यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहाँ पे उसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एरो भी साथ में बनाते हुए चलना है, क्योंकि एरो से हमें पता रहेगा कि कहां से स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में ऐसा डाउट लग रहा है तो इस तरीके से कवर कर सकते हैं। 6 किलोमीटर स्ट्रेट गए, उसके बाद दिया गया देन टर्न राइट, यहां से उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेंगे तो साउथ की ओर आएंगे। एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया है 4 किलोमीटर का स्ट्रेट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है। तो सबसे पहला काम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, या इस डिस्टेंस को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पैरेलल कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया गया। जब इसके पैरेलल कोई डिस्टेंस नहीं है तो क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी और ये हो जाएगा पॉइंट सी। ए बी की वैल्यू देखें तो ये 4 किलोमीटर है, 4 यहां पर है तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, इसके सामने का डिस्टेंस। ये 6 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, मतलब बीसी की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमें अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो बेस और परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब AB की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 है, 8 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64। BC की वैल्यू देखें तो 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इनका टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा 100। 6 प्लस 4 10 और 6 प्लस 3 9, कैरी 1 था तो 100 हो जाएगा 10। तो ये हो गया 100। अब ये था AC स्क्वायर की वैल्यू, हमें फाइंड करना है AC की वैल्यू। AC की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब जो ऑप्शन बी है वो होगा आंसर। अगर यहाँ पे सपोज डायरेक्शन भी पूछा गया होता तो डायरेक्शन हम इस पॉइंट से चेक करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछा गया होता तो पर्सन ना तो साउथ में है और ना ही ईस्ट में है, दोनों के बीच में है, तो डायरेक्शन हो जाता साउथ ईस्ट अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है तो केवल हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो जो ऑप्शन बी है वो आंसर हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि इसको हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा कि जितना टाइम इसमें लगा है उससे कम टाइम में यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इसको शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमें प्लस साइन बनाना है, जो मेन डायरेक्शन दिए गए हैं उनको लिखना है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। डायरेक्शन तो सबको मालूम ही होगा, ठीक है, डायरेक्शन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, जिस डायरेक्शन में पर्सन जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस लिखना है, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। तो तान्या ट्रेवल 4 किलोमीटर स्ट्रेट टूवर्ड साउथ, साउथ में उसने कवर किया है 4 किलोमीटर, तो साउथ में लिखेंगे 4 किलोमीटर। ही टर्न लेफ्ट, यहां से साउथ से लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट में आ जाएंगे। ईस्ट में क्या किया, ट्रेवल 6 किलोमीटर, तो ईस्ट में लिखेंगे 6 किलोमीटर। देन टर्न राइट, अब ईस्ट से उसने राइट टर्न लिया तो वापस कहां गई, साउथ में, और 4 किलोमीटर उसने फिर से कवर किया है। तो ये दो ही डायरेक्शन में जा रही है, किसी और डायरेक्शन में उसने कवर नहीं किया है। किसी और डायरेक्शन में अगर कवर करते तो क्या करते उसके लिए हम कि इसको आपस में कैंसिल करते, लेकिन आपस में अब कैंसिल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर और ये 4 और 4 टोटल हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो अब अगर किन्हीं दो डायरेक्शन में वैल्यू बच रही है तो उसके लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम करना है। तो जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और दोनों का करेंगे स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड से भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्लॉक का दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लॉसेज 16 मिनट इन 24 आवर्स। ठीक है, तो लॉस और गेन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लॉस और गेन, जो भी लॉस या गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मिनट में। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, अगर देखें तो क्या दिया, द क्लॉक लॉसेज 16 मिनट इन 24 आवर्स। जो क्लॉक है वो 16 मिनट लॉस कर रही है, कितने में, 24 आवर्स में कर रही है।
तो अब यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग टाइम निकालना पड़ेगा। रॉन्ग टाइम निकालने के लिए WT, रॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, गलत समय। तो इसके लिए क्या करना है कि जिस आवर से कंपेयर किया गया है उसमें अगर लॉस कर रही है तो माइनस कर देना है, अगर गेन कर रही है तो प्लस कर देना है। तो द क्लॉक लॉसेस 16 मिनट इन 24 आवर, 24 आवर में 16 मिनट लॉस कर रही है, मतलब 24 आवर्स में हम क्या करेंगे, 24 आवर्स माइनस 16 मिनट करेंगे, तो ये आ जाएगा 23 आवर्स प्लस, क्योंकि मिनट में भी आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 44 मिनट। तो 23 आवर्स 44 मिनट हो जाएगा। मतलब ये जो रॉन्ग घड़ी है वो कितना कवर कर रही है, 23 आवर्स और 44 मिनट, जबकि सही घड़ी 24 आवर कवर कर रही है और रॉन्ग घड़ी कितना कवर कर रही है, हर 24 घंटे में 23 घंटे और 44 मिनट का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये हो जाता है रॉन्ग टाइम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो टोटल टाइम का है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम, इसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। टोटल टाइम के लिए क्या करना है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। तो क्लॉक को 5 AM पे सेट किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 AM। उसके बाद दिया गया व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन थर्ड डे, थर्ड डे पे 10 PM, तो सेकेंड डे का 5 AM, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड डे है उसका हो जाएगा 5 AM, और थर्ड डे में 10 PM पूछा गया, तो थर्ड डे का 10 PM, यहां से हम लिखेंगे 10 PM। तो इसको हमने क्या किया है कि 5 AM 5 AM 5 AM से कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि 24 आवर्स से कंपेयर करने में क्या होता है, सॉल्व करना और इजी रहता है। तो क्लॉक में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो या तो हम 12 आवर के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं या फिर हम 24 आवर्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो थर्ड डे 10 PM दिया है, तो पहले हमने फर्स्ट से सेकंड डे 5 AM गए, सेकंड डे से थर्ड डे 5 AM गए। अब थर्ड डे 5 AM से थर्ड डे 10 PM तक का समय निकालेंगे। तो 5 AM से 5 AM ये हो जाएंगे 24 आवर्स, सेकेंड डे 5 AM से थर्ड डे 5 AM ये हो जाएंगे 24 आवर्स, और 5 AM से थर्ड डे 10 PM का जो टाइम है वो हो जाएगा टोटल 17 आवर्स, क्योंकि 5 AM से 5 PM 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 AM से लेके 5 PM तक का जो टाइम है वो हो जाएगा 12 आवर, ठीक है। और 5 PM से 10 PM का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 5 आवर्स और हो जाएंगे, तो 12 आवर प्लस 5 आवर कितना हो गया, टोटल 17 आवर्स। तो 5 AM से 10 PM के बीच का जो आवर्स है वो हो जाएंगे 17 आवर्स। अब इन सबका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा टोटल टाइम, तो ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 ये हो गया 48, 17 को और ऐड करेंगे तो 68 15 5 कैरी 1 4, टोटल हो जाएगा 65। तो जो टोटल आवर्स है वो आ रहे हैं 65, ठीक है। तो यहां से ये टोटल आवर्स निकल चुके हैं 65 आवर्स, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट के हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। तो लॉस और गेन, यहाँ पे लॉस और गेन में से क्या लिखना है, जो भी दिया गया होगा। अगर लॉस दिया है तो लॉस लिखेंगे, तो लॉस दिया गया है 16 मिनट, तो 16 को ऊपर लिखेंगे। नीचे लिखेंगे रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइम यहाँ से हम निकाल चुके हैं, पहले ही बताया गया था कि 24 आवर्स में 16 मिनट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा उसका रॉन्ग टाइम, तो ये आ जाएगा 23 आवर्स प्लस 44 मिनट। 44 मिनट है, ये आवर में है, इन दोनों को सिमिलर करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 60 करेंगे इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने क्या निकाला है, 65। टोटल जो टाइम है वो आ चुका है 65। उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 11 टाइम जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये 4 से कैंसिल होगा तो ये 15 टाइम जाएगा। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो 23 इंटू 15 करेंगे तो 45 4 344 345 आ जाएगा, और प्लस 11 करेंगे, प्लस 11 भी होगा क्योंकि दिया गया है, तो ये हो जाएगा 356। तो टोटल आ जाएगा 356, ठीक है। टोटल आ जाएगा 356। तो इसको हम लिखेंगे 16/356 डिवाइड बाय 15 लिखना है, लेकिन 15 ऊपर चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, मतलब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो जो 15 है जो बटे में है वो ऊपर चला जाता है, तो ये 15 आ जाएगा इंटू ये हो जाएगा 65। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल वो देख लेते हैं। तो ये 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 89, और ये हो जाएगा 4। अब इन सबको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर है वो कितना आएगा वो देख लेते हैं इसको हम कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो इसको हमने सॉल्व किया है, वहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट कि कितना आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 60 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा 3900 आएगा। 3900 डिवाइड बाय 89 जब हम करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो आ जाएगा लगभग 43 मिनट, और पॉइंट में आएगा 43 मिनट समथिंग आएगा, और पॉइंट में आएगा। ये क्या पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि जो क्वेश्चन है वो थर्ड डे की जगह पे फोर्थ डे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो फोर्थ डे के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड डे दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो कंफर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर वो मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो मैच करवाते हैं, क्या होगा। तो 10 PM दिया गया था, 10 PM में रॉन्ग घड़ी के अकॉर्डिंग 10 PM हो रहा है। तो अब अगर घड़ी स्टार्टिंग में लॉस हो रही थी और ये रॉन्ग टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइम आया है इसको हम ऐड करते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिखा गया है कि इफ क्लॉक लॉसेस देन ऐड टू लास्ट टाइम। अगर क्लॉक जो है लॉस कर रही है तो जो लास्ट टाइम दिया गया है उसमें सॉल्व करने पे जो भी मिनट आ रहा है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग क्लॉक गेन कर रही है तो जो लास्ट टाइम दिया गया होगा उसमें सॉल्व करने पे जो भी टाइम आ रहा है उसको हम माइनस करेंगे। तो 10 PM प्लस 43 मिनट समथिंग करेंगे, मान लो 44 कर लेते हैं राउंड फिगर में। तो 44 मतलब आंसर आना चाहिए लगभग 10:44 PM, रात का समय आएगा, 10:44 PM होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं तो 10:44 नहीं है, ये 12:30 है, होगा नहीं। 12 PM है, होगा नहीं। ये 11 PM और 11:15, तो इन दोनों में से पहली प्रोबेबिलिटी किसकी बनती है, 11 PM की। और जो आंसर दिया गया है इसका वो 11 PM ही दिया गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए था समथिंग 10:44 PM होना चाहिए था, लेकिन ये मिसिंग है। अब अगर इसी को हम थर्ड डे की जगह पे फोर्थ डे कर देते हैं, ठीक है, थर्ड डे की जगह अगर हम फोर्थ डे करते हैं तो क्या चेंज आएगा ये भी हम देख लेते हैं। तो यहां तक तो सही था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 5 थर्ड डे 5 फोर्थ डे, तो थर्ड डे और थर्ड डे से हम कहा जाएंगे, फोर्थ डे में जाएंगे, 5 AM पर जाएंगे, और उसके बाद फोर्थ डे कहां पर जाएंगे, 10 PM कवर करेंगे। तो ये 24 आवर्स, और ये तो वही रहेगा 17 आवर्स ही रहेगा, मतलब 24 आवर्स में ऐड कर देना है ना, चेंज भी। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम नए सिरे से लिख रहे हैं जिससे कंफ्यूजन हो। अगर हम फोर्थ डे होता, क्वेश्चन में फोर्थ डे होता, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये 16 23/44 डिवाइड बाय 60 ये तो होगा ही। यहाँ पे आ जाता 89, यहाँ पर क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो इजिली ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे क्या होगा, ये 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 356 आ गया था, ये 15 यहाँ पे रहेगा, और ये 65 की जगह पे आ जाता है 89। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखें, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये देखो, तो 16 4 जा 16, और 4 को कैंसिल करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे 89 आएगा, 89 से 89 कैंसिल हो गया, 15 into 4 आया, तो ये आ गया टोटल 60 मिनट आ गया। और जब 60 मिनट को हम 10 PM में ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम 64 को 10 PM में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 PM। तो अब यहाँ से जो आंसर है वो आ रहा है 11 PM। जो ऑप्शन जो गिवन है यहाँ पे एलिट का आंसर की जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 11 PM ही दिया गया है, तो ये जाके मैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन बी को इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड डे के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वो कितना आ रहा था 10:44 PM आ रहा था, तो इसके नियर अबाउट कौन सा है 11 PM है, इसीलिए हमने 11 PM को कंसीडर कर लिया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर 11 PM है तो उसकी जगह पे यहाँ पे फोर्थ डे, थर्ड डे की जगह पे फोर्थ डे होना चाहिए था, तभी इसका सही आंसर 11 PM है। ठीक है, तो करना क्या है, लॉस और गेन को ऊपर लिखना है, रॉन्ग टाइम निकालना है। रॉन्ग टाइम के लिए क्या बताया गया है, जो टोटल आवर दिए गए हैं जिससे भी कंपेयर किया गया है उससे माइनस करना है। 24 आवर्स माइनस 16 करेंगे तो 23 आवर्स 44 मिनट हो जाएगा, और टोटल टाइम इस तरीके से निकाल लेंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा मिनट में आंसर आएगा, ये याद रखना है। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा माइनस करना है, प्लस करना है, लेकिन जब एक्चुअल टाइम निकालना है तो जो टाइम गिवन है उसमें क्या करना है, अगर घड़ी स्टार्टिंग में लॉस कर रही है तो लास्ट वाले टाइम में ऐड कर देना है जो भी मिनट आएगा। अगर घड़ी गेन कर रही होगी तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो देखें, ये देखिए जो आंसर की है जो दिया गया था वो भी हमने यहाँ पे रखा है। तो ये 130 क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें तो ये 130 है, और एलिट में इसका 130 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी गिवन है, लेकिन ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग टू 10:44 आना चाहिए जो दिया नहीं गया था। इसका मतलब 11 PM को हम कंसीडर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ये ओवरटेक्स का है, क्रॉसेस का है। यहाँ पे क्या दिया गया है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 65 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम। हाउ मच डज अ क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे। घड़ी जो है लॉस या गेन करेगी ये बताना है। तो इस तरह के लिए इसके हम लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं 65 5/11 माइनस m इंटू 60/m इंटू 24 और सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो मिनट में आएगा। तो जब भी लॉस, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि ओवरटेक्स वर्ड यूज किया जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है, ओवरटेक्स या क्रॉसेस वर्ड यूज किया जाएगा, क्रॉस या क्रॉसेस वर्ड यूज किया जाएगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जो 65 5/11 आया है ये होता है एक्चुअल क्रॉस करने का जो टाइम है, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड हर एक घंटे में क्रॉस नहीं करते हैं, वो कितने मिनट में करते हैं, 65 5/11 में। मतलब जैसे अगर 12 पर मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगली बार जब ओवर करेंगे तो वो 1 बजे करेंगे, है ना, 1 बजे। मतलब अगर 1 बजे के हिसाब से देखें तो टाइम लगभग 1:05 का टाइम होगा। तो पहले 12 पे किया 00, अगली बार कहाँ पे किया 5, मतलब ये 12 से 12 तक ये हो चुका था 60 मिनट 5 मिनट और टोटल होगा 65। इनका जब हम रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 5/5/11। तो 65 5/11 जो आया है ये होता है एक्चुअल टाइम। इसमें क्या करते हैं, मिनट हैंड आवर हैंड एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए, ये एक्चुअल टाइम है, मतलब जब घड़ी सही चल रही होगी तो। लेकिन अब यहाँ पे टाइम दिया गया 65 में, तो अगर घड़ी को करना चाहिए था 65 5/11 में और घड़ी कितने कंप्लीट कर रही है 65 में, तो जब तक टाइम जो क्रॉस करने का टाइम है अगर वो इससे कम है तो घड़ी गेन करेगी, अगर इससे ज्यादा है तो घड़ी लॉस करेगी। मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो गेन में आएगा। तो ये लॉस है तो ये होगा नहीं, ये भी लॉस है तो होगा नहीं। मतलब इन्हीं दोनों में ऑप्शन ए और सी में से आंसर होगा गेन के लिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 5/11 माइनस m, m का मतलब है जो टाइम यहाँ पे गिवन होगा मिनट, तो ये हो जाएगा 65, उसके बाद 60/65 इंटू 24, आंसर मिनट में आएगा, ये इसके लिए लिखा गया, लास्ट में लिखेंगे। और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 65 प्लस 5/11, तो 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो यहां से बचेगा 5/11 इंटू 60/65 इंटू 24। अब यहां से कैंसिल करें तो ये 13 टाइम्स आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 और 124 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो टोटल है ये हो जाएगा 1440, है ना। 60 और 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1440 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 11 और 13 को तो ये हो जाएगा 143। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/143 मिनट। ठीक है, अब ये गेन होगा या लॉस होगा, तो गेन और लॉस तो पहले ही बता दिया गया है कि गेन होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 143 लॉस में भी है गेन में भी है, लेकिन आंसर क्या होगा, गेन वाला होगा। क्यों गेन का होगा ये समझ में आ गया होगा कि याद रखना है कि जो एक्चुअल टाइम है वो 65 5/11 मिनट में क्रॉस करता है। अगर गिवन टाइम ओवरटेक्स का जो टाइम दिया गया है अगर वो 65 5/11 से कम है तो घड़ी गेन करेगी, अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं क्रॉस करने में या ओवरटेक करने में तो इसका मतलब है कि घड़ी लॉस करेगी। तो जो 65 है वो 65 5/11 से कम है, इसलिए घड़ी क्या करेगी, गेन। तो जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या दिया गया है, विद्या, उमेश एंड तनु, ये 3 पर्सन दिए गए हैं, विद्या, उमेश और तनु, VUT हम इनको मान लेते हैं। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अरुण, बीना एंड चेतन, तो इसको मान लेते हैं ABC। तो सॉल्व करना ठीक रहेगा लिखने में, इसलिए आर सिटिंग अराउंड द सेम टेबल बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो VU और T है इनका फेस सेंटर की ओर है, कंफर्म है, ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि जो ABC है, मतलब अरुण, बीना और चेतन, ये भी उसी टेबल में है, लेकिन इनमें से 2 का फेस सेंटर की ओर नहीं है, मतलब 2 का जो फेस है वो होगा आउटसाइड में। ब्रैकेट में दिया गया है दे आर फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर। ठीक है, क्या दिया गया, बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, 2 का फेस सेंटर की ओर नहीं है, मतलब अपोजिट में होगा। तो ABC में से अरुण, बीना और चेतन में से एक का फेस सेंटर की ओर है, बाकी 2 का फेस सेंटर के अपोजिट में होगा, लेकिन किसका फेस सेंटर में है किसका फेस अपोजिट में है ये नहीं दिया गया है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं रहेगा, इसको लेके डाउट रहेगा। तो पहले हम उस इंफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे जो कंफर्म इंफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं, तो क्या रहता है कि सॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है और इजी भी रहता है। तो पहला दिया है विद्या इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, जो विद्या है वो चेतन के सेकंड लेफ्ट में।
लेकिन चेतन का फेस सेंटर में है या सेंटर के अपोजिट में है ये कंफर्म नहीं है, तो अभी इस इंफॉर्मेशन को हम स्किप कर देते हैं। आगे दिया है उमेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ अरुण। जो उमेश है वो अरुण के सेकंड राइट में, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, अरुण का फेस सेंटर में है या अपोजिट में ये कंफर्म नहीं है, तो इसको हम फिर से स्किप कर देंगे। अब आगे पढ़े तो क्या दिया है, बीना इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनु। जो बीना है वो तनु के थर्ड लेफ्ट में है और तनु का फेस सेंटर की ओर है, तो मान लेते हैं तनु टी यहां पर आ जाएगा, इसका फेस सेंटर की ओर है क्योंकि दिया गया है, और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, बीना। तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, बीना। ठीक है, तो इसका जो फेस है वो हमने सेंटर की ओर दिया गया है, तो इसलिए सेंटर की ओर बना लेते हैं कि इसका जो फेस है वो सेंटर की ओर है, तनु यहां पर आएगा और उसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगी बीना। आगे दिया है चेतन इज सेकंड टू द राइट ऑफ तनु। जो चेतन है वो तनु के सेकंड राइट में, अगर तनु यहां पर है तो उसके सेकंड राइट में 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, चेतन। तो यहाँ पे बीना और चेतन आ चुके हैं, तनु आ चुका है। आगे दिया है अरुण एंड चेतन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। अरुण और चेतन साथ में नहीं है, चेतन अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे अरुण नहीं आएगा, ये कंडीशन दी गई है, तो इसको लिख के हम कट कर देते हैं। अरुण एंड चेतन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो यहाँ पे अरुण नहीं आएगा। अब स्टार्टिंग से ये तो हो गया कंप्लीट। अब स्टार्टिंग से जो इस इंफॉर्मेशन हमने स्किप कर दी थी उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है विद्या इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन। जो विद्या है वो चेतन के सेकंड लेफ्ट में है। चेतन का प्लेस कंफर्म हो चुका है। अब चेतन का फेस या तो सेंटर की ओर होगा या फिर सेंटर के अपोजिट में होगा। पहले केस में अगर हम ये मान लेते हैं कि चेतन का फेस सेंटर की ओर है, कहां पर है, सेंटर की ओर है, तो उसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ रहा है, टी, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि चेतन आना चाहिए। लेकिन जब तनु अगर यहाँ पे पहले से है, टी यहाँ पर अगर पहले से है, तो जो वी है विद्या वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। इसका मतलब चेतन का जो फेस है वो सेंटर की ओर नहीं होगा, तो इसका जो फेस है वो हो जाएगा सेंटर के अपोजिट में। अब इसका जब फेस है वो कहां पर हो जाएगा, सेंटर के अपोजिट में हो जाएगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी, मतलब विद्या आ जाएगी। अरुण यहाँ पर आ नहीं सकता है क्योंकि इसका नेवर था नहीं, मतलब अरुण यहाँ पर आ जाएगा। तो जो बचा हुआ पर्सन है यू मतलब उमेश, वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वी का फेस सेंटर की ओर है विद्या का, और उमेश का भी फेस सेंटर की ओर है, ये गिवन है। तो जो बचा ए और बी, इनमें से किसका फेस कहां पर होगा, ये चीज हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, विद्या इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ चेतन उमेश। तो अब उसके लिए यहाँ पे देखें, ये वाली सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो रह गई थी। इसमें दिया है उमेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ अरुण। जो उमेश है वो अरुण के सेकंड राइट में है। अरुण यहाँ पर है, उमेश यहाँ पर है। अगर अरुण का फेस सेंटर की ओर होगा तभी उसके सेकंड राइट में यहाँ पर कौन आएगा, उमेश आएगा। क्योंकि अगर अरुण का फेस हम बाहर की ओर लेते हैं तो उसके सेकंड राइट में यहाँ पर बीना है और उमेश यहाँ पर आ नहीं सकता है। तो क्लियर हो गया कि अरुण का फेस सेंटर की ओर होगा, तो बीना का जो फेस है वो सेंटर के अपोजिट में हो जाएगा। क्योंकि अरुण, बीना और चेतन में से केवल एक का फेस सेंटर की ओर है और वो है अरुण, तो बीना और चेतन का फेस हो जाएगा सेंटर के अपोजिट में। तो ये हो जाएगा कंप्लीट अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि ऐसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना है जिसमें कंफर्म हो और साथ ही साथ उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। जो डाउटफुल इंफॉर्मेशन है उससे स्टार्टिंग में सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, नहीं उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व करना है जिसमें कम से कम टाइम लगे और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग सेंटर। कौन है जो सेंटर में नहीं देख रहा, तो बी और सी, मतलब बीना और चेतन। तो जो ऑप्शन ई है, जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि बीना अरुण होगा नहीं, चेतन और वैद्य होगा नहीं, विद्या, अरुण और उमेश होगा नहीं, तो बच्चा कौन, बीना और चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ तनु इन रेस्पेक्ट ऑफ बीना। बीना के रेस्पेक्ट में तनु की पोजीशन क्या है। बीना यहाँ पर है, बीना की अगर देखें तो 1 2 3 थर्ड राइट में है। ठीक है, थर्ड राइट में है। अगर बीना के रेस्पेक्ट में देखें तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में भी है, तो थर्ड लेफ्ट भी हो सकता है और थर्ड राइट भी हो सकता है। ऑप्शन देखें तो थर्ड राइट मैच हो रहा है, सेकंड राइट होगा नहीं, थर्ड लेफ्ट भी हो रहा है। लेकिन जब ऑप्शन डी देखें तो थर्ड टू द लेफ्ट एंड राइट बोथ दिया गया है, मतलब जो ऑप्शन डी है वो बोथ होगा, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में भी है और थर्ड राइट में भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विद्या इन रिस्पेक्ट ऑफ चेतन। चेतन के रिस्पेक्ट में विद्या की पोजीशन पूछी गई है। चेतन यहाँ पर है, पहले ही देख लेते हैं, तो सेकंड लेफ्ट में होगा, तो जो विद्या है वो या तो सेकंड लेफ्ट में होगा या फिर 1 2 3 फोर्थ राइट में होगा। ठीक है, तो या तो फोर्थ राइट में होगा
या फिर सेकंड लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे देखें सेकंड टू द राइट नहीं होगा, थर्ड टू द लेफ्ट नहीं होगा, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ राइट मैच कर रहा है, मतलब जो ऑप्शन सी है वो आंसर होगा, क्योंकि फोर्थ लेफ्ट होगा नहीं। तो वैसे इसके लिए हमें पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन देखना है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विद्या इन रिस्पेक्ट ऑफ चेतन, चेतन के रिस्पेक्ट में विद्या की पोजीशन। विद्या का फेस बाहर की ओर है तो उसके सेकंड लेफ्ट में आ सकती है, या फिर 1 2 3 4 राइट में आ सकता है। ऑप्शन देखें तो यहाँ पे फोर्थ राइट का जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, मतलब जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, देखते हैं। पहला दिया है अरुण, बीना एंड चेतन आर सिटिंग टुगेदर, अरुण, बीना और चेतन साथ में है क्या, नहीं, गलत हो गया। विद्या, उमेश एंड तनु आर सिटिंग टुगेदर, विद्या, उमेश और तरुण साथ में, नहीं। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन विद्या एंड तनु, विद्या और तनु के बीच में केवल 2 व्यक्ति, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये भी गलत हो गया। आखिरी बचा दोज हु आर नॉट फेसिंग सेंटर आर सिटिंग टुगेदर, जो फेस, जिनका फेस सेंटर की ओर नहीं है वो साथ में है, तो जिनका फेस सेंटर की ओर नहीं है वो साथ में है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल करेक्ट। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अरेंजमेंट करना है, जो भी टाइम लगेगा वो अरेंजमेंट करने में लगेगा, बाकी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड पूछे जाते हैं। बस करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट कर लिया है, बन गया है, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। क्या दिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अरुण इन रिस्पेक्ट ऑफ उमेश, अरुण की जो पोजीशन है वो उमेश के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अरुण इन रिस्पेक्ट ऑफ उमेश, उमेश यहाँ पर है, उमेश का फेस सेंटर की ओर है, और अरुण के लिए पूछा है, तो अरुण कहाँ होगा, 1 2 सेकंड लेफ्ट में होगा, तो या तो सेकंड लेफ्ट में होगा, या फिर 1 2 3 4 राइट में होगा, तो या तो फोर्थ राइट या फिर सेकंड लेफ्ट। सेकंड टू द लेफ्ट मैच हो रहा है, सेकंड टू द राइट ये मैच नहीं होगा, थर्ड टू द राइट ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन ए है वो मैच हो चुका है, तो जो ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन का दिया गया है और इस पर बेस्ड सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो पहले अगर देखें तो x प्लस बी मीन्स x प्लस वाई मीन्स x इज द मदर ऑफ y, x माइनस वाई मीन्स x इज द सिस्टर ऑफ y, क्रॉस के लिए दिया है, मल्टीप्लीकेशन के लिए दिया है फादर होगा, और डिवाइड के लिए दिया गया है कि ब्रदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्या दिया है, x प्लस वाई मीन्स दैट इज द x इज द मदर ऑफ y। यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई ये कोडेड ब्लड रिलेशन है तो इसमें जो x है वो फर्स्ट पर्सन को शो कर रहा है और जो y है वो सेकेंड पर्सन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर दिया गया है कि x इज द मदर ऑफ y, मतलब जो पहला पर्सन है, अगर 2 पर्सन के बीच में प्लस साइन आता है तो जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन का क्या होगा, मदर होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है वो कौन होगा, y। अगर पहला पर्सन मदर है तो दूसरा पर्सन क्या होगा, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सन और डॉटर भी हो सकता है। तो याद रखना है कि अगर पहले वाले का रिलेशन लेफ्ट वाले का रिलेशन राइट वाले से दिया गया है तो यहाँ पे जो हम रिलेशन है वो सिर्फ पहले वाले का ही जेंडर कंफर्म कर सकते हैं, दूसरे वाले का कंफर्म नहीं होगा। केवल एक ही रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का जहां पे दोनों पर्सन का जेंडर कंफर्म होगा, इसके अलावा बाकी किसी भी रिलेशन में दोनों का जेंडर जो है वो कंफर्म नहीं होता। और दूसरी चीज याद रखें, यहाँ पर देखें तो सभी का जो सभी में x पहले है और y बाद में है, मतलब सभी में लेफ्ट वाले पर्सन का जो रिलेशन है वो राइट वाले पर्सन से दिया गया है। तो इसके लिए हम सिंपल टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। बस डायरेक्शन याद रखना है कि लेफ्ट वाले से राइट का रिलेशन दिया है, प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है सिस्टर, क्रॉस का मतलब है फादर और डिवाइड का मतलब है ब्रदर। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसी टेबल के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ इट इज गिवन बी डी एम एन देन हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, एम रिलेटेड टू बी, एम का जो रिलेशन है वो बी से पूछा गया है। तो रिलेशन फाइंड करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बी का जो रिलेशन है वो डी से चेक करेंगे, डी का जो रिलेशन है वो एम से चेक करेंगे और एम का रिलेशन है एन से। बी से डी जाएंगे, प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या है, मदर, तो जो बी है वो मदर हो जाएगी डी की। ठीक है, डी क्रॉस, क्रॉस का मतलब है फादर, तो जो डी है वो फादर हो जाएगा एम का। और m डिवाइड बाय n, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, तो जो m है वो ब्रदर हो जाएगा n का। अब क्या पूछा है रिलेशन कि हाउ इज m रिलेटेड टू b, m का जो रिलेशन है वो b से क्या होगा। तो b जो है वो मदर है d की और जो d है वो फादर है m का और m ब्रदर है n का, मतलब जो m है वो मेल है और इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, क्योंकि b का रिलेशन d से है। एक जेंडर यहाँ पे एक जनरेशन गैप होगा, ये दूसरे में आएगा और यहाँ पे तीसरे जनरेशन का गैप हो रहा है।
मतलब जो m है वो क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से 3 लाइंस ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। फैमिली ट्री ड्रॉ करने में 10 से 12 सेकंड और लगेंगे, लेकिन कंफर्म है कि आंसर सही आएगा, मतलब जो डाउट है वो नहीं रह जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी मदर है डी की, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं बी, जो बी है वो मदर हो जाएगी डी की। आगे दिया है जे है, डी जो है वो फादर है एम का, तो जो डी है वो फादर हो गया एम का, और जो एम है वो ब्रदर हो जाएगा एन का। तो एम मेल है और इनके बीच में 3 जनरेशन का गैप है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। एम नीचे के जनरेशन में है और मेल है, तो जो एम है वो बी के लिए क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। तो जो ऑप्शन सी है ग्रैंड सन, वो होगा आंसर। जब भी इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अगर इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करने पर रिलेशन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या करना है, इस तरीके से फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। इसमें 15 से सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, 10 से 15 सेकंड, 12 सेकंड लगेंगे, लेकिन कंफर्म है कि यहाँ से आंसर क्लियर हो जाएगा। मतलब आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जे इज द सन ऑफ एम। जे का जो रिलेशन है वो सन से पूछा गया है, और एफ है ना, जे इज द सन ऑफ एम। अगर जे सन है एफ का, तो पहली चीज याद रखना है कि एफ और जे के बीच में एक जनरेशन का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 2 अलग अलग जनरेशन में होने चाहिए। और जे सन है तो जे मेल होना चाहिए और नीचे के जनरेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी इस तरीके का रिलेशन पूछा जाता है, जिस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम उस पर्सन का जेंडर कंफर्म करते हैं कि क्या होना चाहिए, जेंडर डिसाइड करते हैं। तो जे इज द सन ऑफ एम दिया गया है, मतलब जो जे है वो क्या होना चाहिए, सन। तो अगर सन है तो मेल होगा, और अगर सन है तो जे नीचे के जनरेशन में होगा, और जो एफ है वो ऊपर के जनरेशन में आना चाहिए। तो हम जेंडर भी देखेंगे और पर्सन का जनरेशन गैप भी देखेंगे, ठीक, दोनों चीजें चेक करना है। पहला दिया है जे डिवाइड आर। डिवाइड का मतलब है ब्रदर, जे ब्रदर है आर का, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है अभी। जे प्लस, प्लस का मतलब है मदर, तो जे मदर है अगर आर की, माइनस है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। डिवाइड दिया गया है मतलब ब्रदर होगा, तो ये ऑप्शन बी हो सकता है। अब ए और सी को हम चेक करेंगे, तो चेक करते हैं। तो जे से पहला हम ऑप्शन जो बी है वो तो ऑलरेडी गलत हो चुका है कि होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जे है वो मदर आ रही है, तो ये होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जो जे है वो आर के लिए डिवाइड दिया है ब्रदर, तो जो जे है वो ब्रदर है किसका, आर का। जो आर है टी, माइनस का मतलब क्या दिया है, सिस्टर, तो जो आर है वो सिस्टर है टी की। और टी क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या दिया गया है, फादर, जो टी है वो फादर है किसका, एफ का। तो देखो अगर यहाँ पे जे ब्रदर है, यहाँ पे देख लेते हैं, जे ब्रदर है आर का, और जो आर है वो सिस्टर है टी की, और जो टी है वो फादर है किसका, एफ का। तो एफ नीचे की जनरेशन में आ गया, जबकि यहाँ पे जब हमने चेक किया था तो उसमें क्या बताया गया था कि एफ ऊपर की जनरेशन में, जे नीचे के जनरेशन में, और जे मेल होना चाहिए। ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा तभी जो जे है वो सन होगा एफ का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है, यहाँ पे उल्टा हो गया, और जे ऊपर आ गया है, एफ नीचे की जनरेशन में आ गया है, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, गलत। तो जो ऑप्शन ए है ये भी गलत हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो सेम लगभग सेम रिलेशन यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं। जे डिवाइड दिया गया है ब्रदर का, तो जो जे है वो ब्रदर हो जाएगा आर का। जो आर है माइनस, माइनस का मतलब है सिस्टर, जो आर है वो सिस्टर हो जाएगी एन की। और एन क्रॉस एफ दिया है, क्रॉस का मतलब दिया है मदर, तो यहाँ पे जो है जो एन है वो मदर हो जाएगा एफ का, ठीक है। तो अब अगर देखें तो जे ब्रदर है किसका, आर का, आर सिस्टर है एन की, और जो एन है वो मदर है एफ की। तो जो एफ है वो फिर से कहा गया है, नीचे की जनरेशन में, तो जो जे है वो एफ का सन नहीं होगा। ऑप्शन सी ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों गलत हो गए, मतलब कुल मिला के तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पूछा दिया गया है कि आर इज द नीस ऑफ एम। जो आर है वो नीस है एम की, किस ऑप्शन में होगा। तो अगर आर नीस है एम की, तो इसका मतलब ये है कि एम ऊपर की जनरेशन में आना चाहिए, और जो आर है वो नीचे के जनरेशन में आना चाहिए। नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी, मतलब आर का जो जेंडर है वो होना चाहिए फीमेल, ठीक है। तो आर के यहाँ पर लास्ट में है, अगर आर यहाँ पर लास्ट में है तो आर का जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर दिया गया है रिलेशन, क्रॉस का मतलब है मदर है, के मदर है टी की, और टी माइनस दिया गया है सिस्टर है आर की, तो यहाँ पे आर का जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं होगा। इसके बाद दिया गया है यहाँ पे आर माइनस एन दिया गया है, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो आर सिस्टर है एन की, मतलब ये हो सकता है ऑप्शन जो बी है ये पॉसिबल है। आर माइनस एम, आर सिस्टर एम की, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आर लास्ट में है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और डी ये तो गलत हो गए। अब बचते हैं ऑप्शन बी और सी। अब इनको चेक करते हैं, ऑप्शन बी और सी को।
ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम बी को चेक करते हैं यहाँ पे तो m माइनस जे दिया गया है, m से जे अगर जाते हैं तो सिस्टर दिया गया है, तो जो m है वो सिस्टर हो जाएगी किसकी, j की, और j प्लस r दिया गया है, प्लस का मतलब क्या दिया है, मदर, तो जो j है वो मदर हो जाएगी r की, और r का रिलेशन दिया है n से, माइनस माइनस का मतलब फिर से दिया गया है सिस्टर, तो ये हो जाएगी सिस्टर। तो m सिस्टर, अब इसको अगर हम फैमिली ट्री से देखते हैं तो जो m है वो सिस्टर है किसकी, j की, और जो j है वो मदर है r की, तो j मदर हो जाएगी यहाँ पर r की, और r जो है वो सिस्टर है n की। अब अगर यहाँ पे पूछा देखा जाए तो जो r है वो j की डॉटर है, तो m के लिए क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, मतलब जो ऑप्शन बी है वही आंसर हो जाएगा, और जब ऑप्शन बी सही हो गया तो ऑप्शन सी देखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर इस तरीके का आता है तो इसको हमें एक एक करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले आर का जो जेंडर है वहां से देखें तो आर लास्ट में है, जेंडर कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पे भी आर का जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि लेफ्ट वाले का रिलेशन राइट से दिया गया है, तो एक्स और माइनस वाई दिया गया है, तो अगर ये सिस्टर है, एक्स सिस्टर है, तो अगर एक्स सिस्टर है तो एक्स का जेंडर कंफर्म होगा, लेकिन वाई सिस्टर है या ब्रदर है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि जो लास्ट वाला पर्सन है उसका जेंडर कंफर्म नहीं होता है, इसलिए हमने ऑप्शन ए और डी को पहले ही गलत कर दिया था क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया एक इक्वेशन दिया गया है, रिलेशन पूछा गया है, तो पहले इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। बी क्रॉस डी दिया गया है, क्रॉस का मतलब है फादर, तो जो बी है वो फादर हो जाएगा डी का, डी माइनस एम, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो जो डी है वो सिस्टर हो जाएगी एम की। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो जो बी है वो फादर हो जाएगा डी का, और जो डी है वो सिस्टर हो जाएगी एम की, लेकिन यहाँ पे जो m है उसका जो जेंडर है वो कंफर्म नहीं है। पहला पूछा गया है कि b इज द ब्रदर ऑफ m, जो b है वो ब्रदर है m का, तो जो b है वो m का ब्रदर नहीं होगा क्योंकि जो b है वो m के लिए फादर होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया है b इज द सिस्टर ऑफ m, जो b है वो सिस्टर है m की, ये भी नहीं होगा। b इज द अंकल ऑफ m, b जो अंकल है वो होगा नहीं क्योंकि फादर है, और ऑप्शन डी दिया है b इज द फादर ऑफ m, तो जो b है वो m का फादर है, और यही पूछा गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले ड्रॉ कर लेना है और एक एक करके ऑप्शन को चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया ब्लड रिलेशन कंप्लीट। अब आ जाते हैं पजल में। पजल का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये जो पजल है ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है ना, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं है एक दो के अलावा, तो हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ते हुए क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करते हुए चलना है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि सोनू हैज टू डिलीवर 7 parcels containing different items, medicine, book, stationery, grocery, cosmetics, cloth and chocolate, to houses on different floor of a building. 1 parcel is to a house, मतलब एक पार्सल एक ही घर में देना है, और फ्लोर का क्वेश्चन दिया गया है तो फ्लोर ड्रॉ कर लिया। जो बॉटम फ्लोर है वो 1 होगा, जो टॉप है वो 7 हो जाएगा क्योंकि फ्लोर इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। The 7 floors of the building are numbered consecutively 1 through 7, 1 से 7 के लिए है, और delivery of parcels to houses must meet the following conditions। तो कंडीशंस जो दी गई है, फॉलोइंग कंडीशंस, उसको हमें फॉलो करना है। पहली कंडीशन दी गई है मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी, जो मेडिसिन है वो लोअर नंबर फ्लोर पर है, मेडिसिन जो है वो लोअर नंबर फ्लोर है ग्रोसरी से। इसका मतलब ये है कि जहां पे ग्रोसरी आएगा उसके नीचे फ्लोर में कौन आएगा, मेडिसिन, लेकिन कितने नंबर फ्लोर पर है ये नहीं कहा गया है। मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी, ग्रोसरी से नीचे के फ्लोर पर है, लेकिन कहां पर है ये कंफर्म नहीं है। तो ये डैश डैश का मतलब है कि ग्रोसरी ऊपर होगा, मेडिसिन नीचे होगा, और डैश डैश का मतलब ये है कि इनके बीच में कितने भी फ्लोर का गैप हो सकता है ना, जस्ट नीचे भी हो सकता है, 1 फ्लोर छोड़ के हो सकता है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर छोड़ के, मतलब ग्रोसरी नीचे होगा और ग्रोसरी ऊपर होगा, मेडिसिन नीचे होगा, ये कंफर्म है, लेकिन कितने फ्लोर का गैप है ये कंफर्म नहीं है। तो इसको हमने सर्कल में लिखा है। सर्कल या बॉक्स में बनाने का मतलब है कि इनका सीक्वेंस इसी पैटर्न में आएगा, तो इससे याद रखना इजी रहता है। सेकंड में देखें तो क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट 1 लेवल बिलो द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड, जो क्लॉथ है वो 1 लेवल बिलो है, मतलब ये कंफर्म है कि नीचे ही होगा। क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट 1 लेवल बिलो, यहाँ पे दिया गया क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट 1 लेवल बिलो द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड, बुक के नीचे है, तो जहां पर बुक होगा उसके एक फ्लोर नीचे, मतलब जस्ट नीचे यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा, और इनका सीक्वेंस भी फिक्स है। तो ये दोनों पेयर में आएंगे और इनका जो कोड है, जो पेयर है वो फिक्स हो जाएगा कि ये इसी तरीके से आएंगे। थर्ड में दिया गया है स्टेशनरी इज डिलीवर्ड एट 1st और 7th फ्लोर,
तो जो स्टेशनरी है वो कहां पर होगा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर 7 में होगा, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट में होगा या फिर 7 में होगा। फोर्थ दिया गया है चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट 4th फ्लोर, तो एक ही चीज इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, वो है चॉकलेट का कि जो चॉकलेट है वो आएगा 4th फ्लोर पर। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो पहले हमने इसको फिक्स रख लिया है, 4th नंबर चॉकलेट यहाँ पे रख दिया है। अब उसके बाद अगर देखें स्टेशनरी 1 और 7 में भी हो सकता है, तो अगर हम स्टेशनरी को मान लेते हैं 7 में आ रहा है, स्टेशनरी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 में आ रहा है, और उसके बाद बुक और क्लॉथ का दिया गया है। ठीक है, तो बुक और क्लॉथ को यहाँ पे भी ले सकते थे, तो बुक और क्लॉथ हम यहाँ पे भी फिलहाल ले लेते हैं, कहीं भी आ सकता है, ये कुछ भी कंफर्म नहीं है। बुक और क्लॉथ को यहाँ पे ले लिया। बुक और क्लॉथ को हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जो ग्रोसरी और मेडिसिन है उनके बीच में ये कंफर्म नहीं कितने फ्लोर का गैप होगा, तो हम ज्यादा गैप देने के लिए कर रहे हैं। बाकी प्रायोरिटी कुछ भी फिक्स नहीं है, ये भी ऐसे ही रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी जब क्वेश्चन आएगा वहां पे प्रायोरिटी चेक करेंगे। ठीक है, तभी एक रफली इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी चीजें क्वेश्चन से डिसाइड होगी कि कौन सा क्या है, वहां पे कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, तो ग्रोसरी हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर आता है तो सबसे लास्ट में यहाँ पर कौन आ जाएगा, मेडिसिन, और बचता है कॉस्मेटिक, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने ये अरेंजमेंट को मान लिया है। ठीक है, ये देखते हैं फाइनल अरेंजमेंट। तो अभी फिलहाल इसको हम सही मान के चल रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज कंफर्म है कि चॉकलेट यहाँ पर आएगा, दूसरी चीज ये कंफर्म है कि बुक और क्लॉथ पेयर में आएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म है, बुक और क्लॉथ का पेयर कंफर्म है, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। स्टेशनरी नीचे रखेंगे, मेडिसिन ऊपर चला जाएगा, लेकिन मेडिसिन यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा स्टेशनरी के, क्योंकि ग्रोसरी ऊपर और मेडिसिन होना चाहिए। तो एक चीज और क्लियर है कि ग्रोसरी ऊपर और मेडिसिन नीचे के फ्लोर में आना चाहिए, ये कंफर्म है, लेकिन इनके बीच में कितने फ्लोर का गैप होगा ये कंफर्म नहीं है। तो वो चीजें हम सारी चीजें देखेंगे आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां से डिसाइड करेंगे। तो इसने हमने यहाँ पे ये जो हमने रैंडम अरेंजमेंट किया था, ये 4th वाले में हम सर्कल बना रहे हैं कि ये चीज कंफर्म है कि ये 4th फ्लोर पर आएगा। ठीक है, तो 4th फ्लोर पर चॉकलेट ही आएगा, बाकी को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में पूछा है 106 में कि देयर कैन बी एट मोस्ट हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर एट विच मेडिसिन इज डिलीवर्ड एंड द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड। जहां पे ग्रोसरी है और जहां पे मेडिसिन है, इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लोर का गैप आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो अभी फिलहाल जो हमने अरेंजमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोसरी है वो कहां पर है, 6 नंबर पे, और जो मेडिसिन है वो कहां पर है, 1st नंबर पे है। कितने फ्लोर का गैप आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, ये 4th फ्लोर का गैप आ रहा है। मतलब जो ऑप्शन सी है वो आंसर होना चाहिए, है ना, ये मान के चल रहे हैं। लेकिन क्या कहा गया, ये कंफर्म नहीं है, तो प्रायोरिटी हम चेक करते हैं। तो चॉकलेट तो यहीं पर आएगा। ठीक है, चॉकलेट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इन सभी में हम चॉकलेट को पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। बाकी आंसर 4 ही होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन बाकी आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बुक और क्लॉथ में अगर हम फिलहाल चेंज नहीं करते हैं तो बुक और क्लॉथ को यहीं पे रखते हैं। स्टेशनरी में भी अभी कोई चेंज नहीं करते हैं। ग्रोसरी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ग्रोसरी यहाँ आ गया। मेडिसिन यहाँ पे आए, ये जरूरी नहीं था, यहाँ पे कॉस्मेटिक आ सकता है, मेडिसिन यहाँ चला जाएगा। कंडीशन मैच हो रही है क्योंकि ग्रोसरी ऊपर होना चाहिए और उसके नीचे मेडिसिन होना चाहिए। कितने फ्लोर का गैप ये नहीं कंफर्म है, तो ग्रोसरी और मेडिसिन एक साथ आते हैं तो फ्लोर का गैप 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, मतलब यहाँ से ये बन नहीं रहा है। उसके बाद अगर देखें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की अगर हम कोशिश करते हैं, तो जो ग्रोसरी है अगर उसको हम 6 में ही रखें, ग्रोसरी को अगर हम 6 में रखते हैं तो ग्रोसरी को 6 में ना रखे, अगर हम ग्रोसरी को कहाँ रख देते हैं, 7 में। मान लेते हैं ग्रोसरी कहाँ रहा है, 7 में, तो स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, 1st में, क्योंकि स्टेशनरी या तो 1st में है या 7 में है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे स्टेशनरी 7 में, तो डिस्टेंस 4 से कम ही होता चला जाएगा, ज्यादा तो होगा नहीं। ग्रोसरी अगर यहाँ ले लेते हैं, मेडिसिन कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो बुक और क्लॉथ कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो बुक यहाँ आ जाएगा और क्लॉथ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बुक और क्लॉथ हो गए, तो बचा कौन, कॉस्मेटिक वहां जाएगा। अब ग्रोसरी कहाँ पर है, यहाँ पर है, मेडिसिन यहाँ पर है। कितने फ्लोर का गैप, 1 2 3 एंड 4, यहाँ से भी 4 ही आ रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 4, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें अगर चेंज करोगे तो ग्रोसरी अगर यहाँ लेते हैं तो मेडिसिन यहाँ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन यहाँ लोगे क्योंकि यहाँ तो स्टेशनरी फिक्स है, यहाँ पे स्टेशनरी ही आएगा।
बुक और क्लॉथ को यहीं लेना पड़ेगा। अगर बुक और क्लॉथ नीचे लेते हैं तो ग्रोसरी जो है वो मेडिसिन जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो फ्लोर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वो हो सकता है 4। एक तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 4 आया था, दूसरा इस अरेंजमेंट से 4 आया था। इसके अलावा बाकी जो अरेंजमेंट हम देखेंगे उसमें जो डिस्टेंस है वो 4 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी कम क्यों होगा, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से एक में स्टेशनरी है। स्टेशनरी या तो 7 में होगा स्टेशनरी, या फिर 1 में होगा। तो एक फ्लोर तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। जब स्टेशनरी कवर कर लेता है तो बचते हैं कितने फ्लोर, 6। जब 6 फ्लोर है तो एक में मेडिसिन आएगा, एक में ग्रोसरी आएगा, तो 1 2 3 एंड 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1। क्लॉथ को अगर फर्स्ट फ्लोर में रख दिया जाए तो क्लॉथ को हम मान लेते हैं यहाँ पर। क्लॉथ अगर यहां पर आता है तो बुक यहां पर आएगा, ये भी फिक्स है, इसमें चेंज नहीं कर सकती क्योंकि बुक और क्लॉथ पेयर में आ रहे हैं। बुक ऊपर होगा, क्लॉथ नीचे होगा, और यहाँ पे कंडीशन दिया है इफ क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1। अगर क्लॉथ को फ्लोर 1 में कर दिया जाए तो कर दो। चॉकलेट 4 में आएगा, चॉकलेट में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चॉकलेट अगर यहाँ आता है और यहाँ पे क्लॉथ ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे स्टेशनरी आएगा, ये भी कंफर्म है, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो 1 2 3 प्लेस है जहां पे चेंज होगा, बाकी ये चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, कौन सा सही होगा। अब देखते हैं पहली कंडीशन, बुक इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1 बिलो देन द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड। जो बुक है वो ग्रोसरी से एक फ्लोर नीचे है, तो जो बुक है वो ग्रोसरी से एक फ्लोर नीचे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, अगर हम ग्रोसरी यहां लेते हैं मेडिसिन ऊपर चला जाएगा, मेडिसिन या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। और कंडीशन अगर याद हो इससे पहले तो ग्रोसरी और ऊपर था और मेडिसिन नीचे था, कितने भी फ्लोर का गैप हो सकता है, लेकिन ग्रोसरी ऊपर के फ्लोर में हो, मेडिसिन नीचे के फ्लोर में। अगर ग्रोसरी यहां जाता है तो जो मेडिसिन है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो गलत होगा। दूसरा दिया है बुक इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1 बिलो देन द फ्लोर एट विच कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड। जो बुक है वो कॉस्मेटिक से एक फ्लोर नीचे है, तो कॉस्मेटिक यहां पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेडिसिन, तो ये चीज पॉसिबल है। मतलब जो ऑप्शन बी है ये हो सकता है ना। अभी और देखते हैं कि और कंफर्म कौन सा है ना। ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म तो है नहीं, तो बाकी को 2 को गलत करना पड़ेगा, तब हम इसमें श्योर हो सकते हैं कि ये सही है। तो ऑप्शन सी में दिया है मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1 बिलो देन फ्लोर एट विच स्टेशनरी इज डिलीवर्ड। जो मेडिसिन है वो स्टेशनरी के जस्ट नीचे, तो स्टेशनरी के जस्ट नीचे मेडिसिन नहीं आ सकता है क्योंकि ग्रोसरी ऊपर आना चाहिए और मेडिसिन नीचे। तो स्टेशनरी यहाँ पर फिक्स है ना, स्टेशनरी में चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम मेडिसिन कर देते हैं तो ग्रोसरी कहाँ आएगा, नीचे के फ्लोर में आएगा, मतलब ये चीज गलत है, तो सी गलत हो गया। कंडीशन डी दिया है कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1 बिलो। कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1 बिलो देन द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड। जो कॉस्मेटिक है वो बुक से एक फ्लोर नीचे है, और बुक से एक फ्लोर नीचे क्या आ रहा है, क्लॉथ आ रहा है, क्योंकि बुक और क्लॉथ का पेयर फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो बाकी ए सी डी पॉसिबल नहीं है और पॉसिबिलिटी सिर्फ बी की कंफर्म हो रही है। इसका मतलब जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें हर क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया गया, इसीलिए हम क्वेश्चन को लास्ट में रखा है हमने कि जिससे आप इसको आराम से देख सके। अगर स्टार्टिंग में रखते तो हो सकता है बोर हो जाते, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ही लगेगी। तो पजल का नाम ही है, इसमें क्या है, पजल को सॉल्व करने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो मिनिमम टाइम लगता है 5 से 6 मिनट। और अगर मैक्सिमम की बात करें, जैसा मैं क्लास में बोलता भी हूं कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि आपका जो 1.5 घंटे का पेपर है वो सिर्फ एक पजल ले जाए, है ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे, या हो सकता है पूरा दिन चला जाए फिर भी ना बने। तो पजल को क्या है, इसीलिए सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, और इसको हमने इसी सीक्वेंस में रखा है कि जिस सीक्वेंस में आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। तो है ना, क्योंकि पहले इजी वाले क्वेश्चंस को करना है, फिर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को करना है। भले आपकी कमांड पजल में हो, लेकिन फिर भी आपको उसको लास्ट में ट्राई करना है, जिससे क्या होगा कि बाकी जो टाइम है वो सेव हो जाएगा बाकी क्वेश्चन से, तो इसमें हम टाइम ज्यादा दे पाएंगे। अगर स्टार्टिंग में करोगे तो जल्दी जल्दी करोगे, टाइम लगेगा कि कहीं ज्यादा टाइम न लग जाए, उस चक्कर में हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए या गलत हो सकता है। जबकि इसमें क्या होगा, कंफर्म आंसर आएगा। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, सब कुछ सही किया है, तो आंसर तो सही मिलना ही है, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शंस को क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं कि ये होगा तो क्यों होगा, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, ये चीज भी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ पार्सल्स टू द फ्लोर इन द बिल्डिंग इन ऑर्डर फ्रॉम फ्लोर 1 थ्रू 7। ठीक है,
तो इनका ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर क्या हो सकता है, तो अब ऑर्डर तो पता नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। पहला क्या आएगा, मेडिसिन, मेडिसिन ठीक है। दूसरा क्या आएगा, क्लॉथ, क्लॉथ आएगा। फिर आएगा कॉस्मेटिक। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्लॉथ के ऊपर तो बुक आएगा, क्लॉथ के ऊपर क्या आएगा, बुक, क्योंकि अगर पहला फर्स्ट में ये है तो सेकंड में अगर ये है तो थर्ड में क्लॉथ ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बुक और क्लॉथ का पेयर फिक्स है, बुक और क्लॉथ में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो ऑप्शन ए है ये गलत हो गया। स्टेशनरी अगर आता है तो स्टेशनरी यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता था, पता तो है नहीं, स्टेशनरी है। उसके बाद क्या आ रहा है, कॉस्मेटिक, रख देते हैं, कॉस्मेटिक आ जाएगा, पॉसिबल है। फिर आ गया चॉकलेट, चॉकलेट यहां नहीं आ सकता, क्योंकि चॉकलेट तो आएगा फोर्थ फ्लोर में ही आएगा, चॉकलेट जो है थर्ड फ्लोर पर नहीं आ सकता है, और यहाँ पे चॉकलेट को थर्ड फ्लोर में दिया गया है, मतलब ये हो गया गलत। ऑप्शन सी दिया है स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी रख देते हैं। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हमने स्टेशनरी को यहाँ पे रखा, उसके बाद क्लॉथ को रख दो, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसके ऊपर बुक, ये भी रख सकते हैं, बुक, क्लॉथ, बुक। उसके बाद चॉकलेट आएगा, चॉकलेट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चॉकलेट आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया ग्रोसरी। अब यहाँ पे अगर ग्रोसरी आ गया तो गलत हो गया, ग्रोसरी के ऊपर, क्योंकि ग्रोसरी के ऊपर मेडिसिन दिया गया है, और ग्रोसरी के ऊपर मेडिसिन नहीं आ सकता है, क्योंकि ग्रोसरी ऊपर और मेडिसिन नीचे, ये चीज पहले स्लाइड में बताई जा चुकी है, कंडीशन, तो कंडीशन को याद रखना है। तो ग्रोसरी ऊपर, मेडिसिन नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रोसरी नीचे, मेडिसिन ऊपर हो गया, मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन डी। जब 3 गलत हो गए तो बचा ऑप्शन डी, ये सही होगा। क्या आ रहा है, मेडिसिन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ पर आ जाता है मेडिसिन तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्टेशनरी, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ फ्लोर पर क्या आएगा, चॉकलेट आएगा, ये भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। बुक और क्लॉथ, बुक और क्लॉथ में चेंज कर सकते हैं, ग्रोसरी में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम कंडीशन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। मेडिसिन यहाँ पर आ गया, फिर क्या आ गया, कॉस्मेटिक आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस्मेटिक आ गया है तो मतलब यहाँ पे कौन आएगा, बुक, और यहाँ पे कौन आएगा, क्लॉथ, क्योंकि बुक और क्लॉथ का पेयर साथ में है, तो बुक और क्लॉथ यहाँ आएंगे, तो बचा कौन, ग्रोसरी, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ग्रोसरी ऊपर, मेडिसिन नीचे, ये कंडीशन मैच हो रही है। बुक और क्लॉथ पेयर में आएंगे, ये भी मैच हो रहा है। फोर्थ फ्लोर पे चॉकलेट आएगा, ये भी होगा। 1 या 7 में स्टेशन आएगा, ये भी मैच हो रहा है। बचा मेडिसिन, वो यहाँ जाएगा, ठीक है, ये पेयर बनेगा। अब देख लेते हैं यही पेयर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेडिसिन नीचे से देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, ग्रोसरी, चॉकलेट, क्लॉथ, बुक और स्टेशनरी, ये बिल्कुल मैच हो रहा है, सही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा आंसर। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसने हमने रैंडमली ले लिया था, इसमें जो कंडीशंस थी वो सिर्फ याद रखना था, ग्रोसरी ऊपर, मेडिसिन नीचे होगा, बुक क्लॉथ पेयर में आएंगे, और चॉकलेट में 4 आएगा। जो स्टेशनरी है वो या तो 7 या फिर फर्स्ट में आएगा। तो पहले ही कहा गया, इसमें बहुत सारे लूप होल हैं, वो वेरी करते रहेंगे, तो बस हमें कंडीशन को पढ़ना है और मैच करना है। जिस समय जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चेक करना है, मैच कर गई तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, ये भी 25 का कर रहे हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं। 28 हो सकता है कि वीडियो ज्यादा लेंदी बन गया हो, क्योंकि क्वेश्चंस इतने लेंदी हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो इजी थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, पजल है, सिटिंगमेंट है, ब्लड रिलेशन है, तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। बीच में लाइट भी गोल हो गई थी, थोड़ा सा अंधेरा भी हो सकता है, तो उसको एडजस्ट करें, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इफ कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 2, ठीक है, तो फिर से वापस आ जाते हैं डायग्राम में। इफ कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 2, कॉस्मेटिक को अगर सेकंड फ्लोर में रखा है तो कॉस्मेटिक को हम यहाँ पे रख लेते हैं सेकंड फ्लोर पर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा है जो कंफर्म है, सही होगा। कॉस्मेटिक अगर हम यहाँ रखते हैं तो पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो जो चॉकलेट है वो यहाँ पर आएगा, चॉकलेट में कोई चेंज नहीं कर सकते। बुक और क्लॉथ पेयर में आना चाहिए, तो बुक को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो बुक यहाँ जाएगा, तो जो क्लॉथ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी वेरी करेगा, स्टेशनरी यहाँ भी जा सकता है, स्टेशनरी अभी फिलहाल अगर हम स्टेशनरी को यहीं पे रखते हैं तो स्टेशनरी को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे मेडिसिन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रोसरी, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रोसरी। या फिर अगर हम कॉस्मेटिक को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा चॉकलेट, ठीक है। अब अगर बुक और क्लॉथ को हम ऊपर रखते हैं, एक फ्लोर ऊपर रख रहे हैं, तो बुक यहाँ अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा क्लॉथ, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें स्टेशनरी आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ग्रोसरी और मेडिसिन बच रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रोसरी और यहाँ पर आ जाएगा मेडिसिन, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पेयर बन रहे हैं, कंडीशन देखते हैं फिर बताते हैं। पहली कंडीशन दी गई है कि मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन चॉकलेट, जो मेडिसिन है वो चॉकलेट से नीचे हो। तो इसमें अगर देखो तो जो मेडिसिन है वो चॉकलेट से नीचे है इस वाले पेयर में, ठीक है। लेकिन इसके तो चेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से इसमें अगर देखें तो कॉस्मेटिक यहाँ मेडिसिन चॉकलेट से नीचे आ रही है, यहाँ पे मेडिसिन जो है चॉकलेट से नीचे आ रही है।
और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे कॉस्मेटिक आ जाता है, कॉस्मेटिक अगर यहाँ आता है और यहाँ पे अगर हम मेडिसिन को रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी को रखना पड़ेगा, ये भी फिक्स है। यहाँ पे चॉकलेट आएगा, ये भी फिक्स था, चॉकलेट होगा। बुक क्लॉथ, ये तो वही वाला अरेंजमेंट हो जाएगा जो हमने किया है। इसमें और हम क्या चेंज कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो बुक और क्लॉथ को हमने ऊपर रख दिया, ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बुक और क्लॉथ यहाँ रखेंगे तो ग्रोसरी यहाँ जाएगा, मेडिसिन, हाँ ठीक है। एक और चेंज कर सकते हैं, देखो क्या चेंज कर सकते हैं। तो चॉकलेट यहाँ हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बुक को रखते हैं, अगर बुक को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लॉथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्लॉथ आ जाता है तो यहाँ पे हमें मेडिसिन को रखना पड़ेगा, और उसके नहीं, मेडिसिन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा स्टेशनरी। यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा स्टेशनरी को, क्योंकि स्टेशनरी 1 या 7 में आना चाहिए। यहाँ पे हमने 7 में रखा है, यहाँ पे दोनों में 1 में रखा है। अब यहाँ पे आ जाएगा ग्रोसरी और यहाँ पे आ जाएगा मेडिसिन। क्यों आएगा, क्योंकि जो ग्रोसरी है वो ऊपर होना चाहिए और जो मेडिसिन है वो नीचे के फ्लोर में होना चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है वो याद रखना है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि घूम फिर के यही बन रहा है। तो पहला दिया है मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन चॉकलेट। जो मेडिसिन है वो चॉकलेट से 1 फ्लोर नीचे है, लोअर फ्लोर में, मतलब नीचे होना चाहिए। तो चॉकलेट यहाँ पर है, 4th फ्लोर पर चॉकलेट है, तो मेडिसिन यहाँ पर नीचे है। चॉकलेट है तो मेडिसिन नीचे है, चॉकलेट है तो मेडिसिन नीचे है। 3 डायग्राम बन रहे थे, तीनों में नीचे है, मतलब ये आंसर होना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं बता सकते, बाकी 3 को हमें गलत करना पड़ेगा, तब हम इसमें श्योर हो जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया है चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट लोअर, चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर। जो चॉकलेट है वो लोअर नंबर फ्लोर पर है, जो चॉकलेट है वो लोअर नंबर फ्लोर पर है। तो चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी। जो चॉकलेट है वो ग्रोसरी से नीचे है। तो अब अगर देखा जाए तो चॉकलेट जो है यहाँ पर है, ग्रोसरी से ऊपर है इस वाली पोजीशन में। चॉकलेट यहाँ पर है, ग्रोसरी ऊपर है, चॉकलेट यहाँ है, ग्रोसरी ऊपर है। जबकि इसमें क्या बोल रहा है, चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी। तो लेकिन यहाँ पे 2 में कंडीशन मैच हो रही है, ग्रोसरी ऊपर आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो ग्रोसरी है वो नीचे आ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसलिए गलत होगा। यहाँ पे दिया है ग्रोसरी इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन स्टेशनरी। जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन स्टेशनरी। जो ग्रोसरी है वो स्टेशनरी से नीचे के फ्लोर पर है, स्टेशनरी यहाँ है तो ग्रोसरी नीचे है, ये मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी नीचे है इन दोनों में और ग्रोसरी ऊपर में आ रहा है, मतलब ये तीनों के डायग्राम को मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिया है क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी। जो क्लॉथ है, क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी। जो क्लॉथ है वो ग्रोसरी से 1 फ्लोर नीचे है या लोअर के फ्लोर में है, तो ग्रोसरी ऊपर और क्लॉथ नीचे होना चाहिए। क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट लोअर नंबर फ्लोर देन ग्रोसरी। तो क्लॉथ नीचे और ग्रोसरी ऊपर होना चाहिए, तो क्लॉथ यहाँ पर है, ग्रोसरी नीचे है। ये पहले ही मैच कंडीशन गलत होगी। यहाँ पे क्लॉथ ऊपर, ग्रोसरी नीचे है, यहाँ पे क्लॉथ ऊपर, ग्रोसरी नीचे है, मतलब सारी ही पॉसिबिलिटीज में जो ग्रोसरी है वो नीचे आ रहा है। जबकि इसमें क्या बोल रहा है, क्लॉथ इज डिलीवर्ड लोअर, तो ये भी गलत हो गया। तो ये 3 गलत, मतलब कंफर्म है कि जो ऑप्शन ई है ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायग्राम पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है इफ कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड ऑन फ्लोर 5। अगर कॉस्मेटिक फ्लोर 5 पर है तो चॉकलेट तो 4th में रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चॉकलेट को 4 में रख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, इफ कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड ऑन फ्लोर 5। कॉस्मेटिक जो है वो फ्लोर 5 में है, तो 5 में ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे अगर कॉस्मेटिक 5 में आ जाता है तो ये फिक्स रखते हैं। हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बने, तो इसको फिक्स लेते हैं। अब क्या बोला है कि which one of the following is pair of parcels that could be delivered not necessarily in the order given at floors whose numbers are consecutive to each other। मतलब यहाँ पे क्या होना, साथ में आने चाहिए। कौन से 2 हैं जो साथ में आएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हो, लेकिन ये पेयर में आना चाहिए ना। इफ कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड ऑन फ्लोर 5, which one of the following is a pair of parcels that could be delivered not necessarily in the order given at floors whose numbers are consecutive to each other। consecutive होने चाहिए, बाकी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कॉस्मेटिक अगर यहाँ पर होता है, स्टेशनरी ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। स्टेशनरी में ऑलरेडी ऊपर है, तो स्टेशनरी को हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं। अब बुक और क्लॉथ नीचे आएगा तो ग्रोसरी मेडिसिन यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो बुक और ग्रोसरी दिया गया है, बुक और ग्रोसरी आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि बुक और क्लॉथ का पेयर है। बुक और क्लॉथ का पेयर फिक्स है कि बुक और पेयर एक साथ आएंगे, है ना। बुक और पेयर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे बुक के नीचे ग्रोसरी दिया है और बुक के ऊपर ग्रोसरी नहीं आ सकता यहाँ पर,
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा है तो बुक अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो बुक यहाँ जाएगा, क्लॉथ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस्मेटिक अगर आता है तो ग्रोसरी ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्लोर कवर हो जाता है तो बुक और क्लॉथ या तो यहाँ पर आएंगे, बुक और क्लॉथ यहाँ पर आएंगे, बुक और क्लॉथ यहाँ पर आ जाते हैं। अगर देखा जाए कि और क्या पॉसिबिलिटी है तो यह एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्टेशनरी को हम यहाँ पे रखें और बुक को यहाँ पे रखें, क्लॉथ को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मेडिसिन और ग्रोसरी में से क्या है, फिर वही कंडीशन है, ग्रोसरी ऊपर आना चाहिए, मेडिसिन नीचे आना चाहिए। तो ग्रोसरी अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो मेडिसिन ऊपर जाएगा, कंडीशन गलत हो रही है, मतलब हमें ग्रोसरी को ऊपर रखना पड़ेगा तो मेडिसिन आ जाएगा नीचे, मतलब किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। क्लॉथ और चॉकलेट का पेयर दिया है, क्लॉथ और चॉकलेट, तो क्लॉथ और चॉकलेट तो पेयर बन ही नहीं सकता है क्योंकि कॉस्मेटिक को फिफ्थ में रख दिया। अगर फिफ्थ फ्लोर खाली होता तो हो सकता था, क्योंकि बुक ऊपर क्लॉथ नीचे है तो बुक ऊपर क्लॉथ यहाँ पे नीचे हम रख सकते थे, लेकिन कॉस्मेटिक जो है अगर वो फिफ्थ फ्लोर पर आ गया है तो चॉकलेट और क्लॉथ तो पेयर बन ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। स्टेशनरी और ग्रोसरी का दिया गया है, अब स्टेशनरी और ग्रोसरी का पेयर बन सकता है या नहीं बन सकता, तो पहले हम देखते हैं बुक और स्टेशनरी। बुक और स्टेशनरी का पेयर नहीं बन सकता है कि बन सकता है, देखते हैं। तो अगर स्टेशनरी को हम यहाँ पर रखते हैं, अगर स्टेशनरी को हम यहाँ पे रखते हैं तो बुक और स्टेशनरी, तो बुक यहाँ पर आएगा क्योंकि बुक ऊपर क्लॉथ नीचे, बुक यहाँ आएगा तो क्लॉथ यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं है। बुक अगर यहाँ आएगा क्लॉथ यहाँ आएगा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बुक और स्टेशनरी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो बचा सी, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी तीन हो गए गलत, क्योंकि ये पेयर नहीं बन रहे। स्टेशनरी और ग्रोसरी का पेयर कैसे बन सकता है, तो स्टेशनरी अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ग्रोसरी, तो ये चीज यहाँ पे बन रही है। इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे स्टेशनरी है, ये ग्रोसरी है, कॉस्मेटिक है, चॉकलेट है, यहाँ पे मेडिसिन आ गया, बुक आ गया, कॉस्मेटिक आ गया, कंडीशन मैच हो रही है, मतलब स्टेशनरी और ग्रोसरी पेयर में आ सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर पर आ सकते हैं। लेकिन बाकी जो है वो किसी भी हालत में, चाहे हम कोई भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करें, बुक और ग्रोसरी साथ में नहीं आ सकते, क्लॉथ और चॉकलेट नहीं आ सकते हैं, बुक और स्टेशनरी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और फिक्स कर दी थी कि जो कॉस्मेटिक है वो फिफ्थ फ्लोर आना चाहिए, तो 4 और 5 फ्लोर कवर हो गया, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है स्टेशनरी और ग्रोसरी की जो साथ में आ सकते हैं, इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 27, इसके बाद 28 और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, इफ बुक इज डिलीवर्ड एट 1 फ्लोर बिलो द फ्लोर एट विच मेडिसिन इज डिलीवर्ड। अगर बुक जो है वो मेडिसिन के एक फ्लोर नीचे है, अगर बुक स्टेशनरी के क्या दिया है, इफ बुक इज डिलीवर्ड 1 फ्लोर बिलो, इफ बुक इज डिलीवर्ड 1 फ्लोर बिलो एट विच मेडिसिन इज डिलीवर्ड, जहां पे मेडिसिन है अगर उसके नीचे आ जाता है ऐसे पेयर में, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चॉकलेट तो यही रहेगा, चॉकलेट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन ऊपर बुक नीचे आना चाहिए, तो बुक अगर मेडिसिन को हम यहाँ पे रख देते हैं तो बुक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्लॉथ, तो स्टेशनरी यहाँ पे चला जाएगा, स्टेशनरी में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ग्रोसरी यहाँ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस्मेटिक, या फिर ये चेंज कर सकते हैं कि ग्रोसरी यहाँ पे रखें तो जो कॉस्मेटिक है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक पेयर ये हो गया। स्टेशनरी ऊपर हमने रखी है, स्टेशनरी को नीचे ले लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो अगर हम स्टेशनरी को नीचे ले लेते हैं तो स्टेशनरी यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चॉकलेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा चॉकलेट, यहाँ पर आ जाएगा चॉकलेट, यहाँ पर आ गया, और बुक मेडिसिन बुक, तो यहाँ पे आ जाएगा मेडिसिन, यहाँ पे आ जाएगा बुक, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लॉथ, लेकिन मेडिसिन ऊपर आ गया तो ग्रोसरी नीचे जाएगा नहीं, मतलब यही पेयर है जो बन रहा है, मतलब यही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर इस कंडीशन को फिक्स करते हैं तो यही एक पेयर बन रहा है, इसके अलावा तो बन नहीं सकता, क्योंकि चॉकलेट तो यहीं पर आएगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मेडिसिन बुक और क्लॉथ ये ले चुके हैं ऑलरेडी, मेडिसिन बुक और क्लॉथ का पेयर हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी नीचे आ रहा है, मतलब ये अरेंजमेंट गलत, और ये तो ऑलरेडी ठीक कंफर्म नहीं था, मतलब ये वाली कंडीशन सही है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन इस टेबल में भी दो पॉसिबिलिटी है, ग्रोसरी कॉस्मेटिक आपस में प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला दिया है कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड ऑन 5th फ्लोर, जो कॉस्मेटिक है वो 5th फ्लोर पर आएगा, आ सकता है, कॉस्मेटिक 5th फ्लोर पर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। देखते हैं। मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन 3rd फ्लोर, जो मेडिसिन है वो 3rd फ्लोर पर आएगा,
मेडिसिन जो थर्ड फ्लोर पर आएगा, मेडिसिन थर्ड फ्लोर पर आएगा, तो ये भी बन सकती है। स्टेशनरी इज डिलीवर्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर, स्टेशनरी फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, तो स्टेशनरी फर्स्ट पे नहीं 7 पे आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज तो गलत होगी, 100% ये गलत है। क्लॉथ इज डिलीवर्ड ऑन फिफ्थ फ्लोर, जो क्लॉथ है वो फिफ्थ फ्लोर पर नहीं आ सकता, क्योंकि मेडिसिन बुक और क्लॉथ का पेयर यही है जो फॉलो होगा, है ना, यही एक पेयर बन रहा है जो फॉलो होगा मेडिसिन बुक और क्लॉथ का। तो क्लॉथ इज डिलीवर्ड ऑन फोर्थ फ्लोर, जो क्लॉथ है वो फोर्थ फ्लोर पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी फिक्स है, ये गलत हो गया। अब ए और बी में हम किसकी प्रॉपर्टी फिक्स माने, क्योंकि दोनों पॉसिबल था, तो यहाँ पे जो कंफर्म है वो क्या है, मेडिसिन है। मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन थर्ड फ्लोर, मेडिसिन जो वो थर्ड फ्लोर पर ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कंफर्म। ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि कॉस्मेटिक इज डिलीवर्ड ऑन फिफ्थ फ्लोर, कॉस्मेटिक फिफ्थ पे भी आ सकता है, और कॉस्मेटिक अगर देखें तो यहाँ पे 6 नंबर फ्लोर पर भी आ सकता है, तो दोनों में आ सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों की है, कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मस्ट भी मतलब कंफर्म ही है कि होना ही 100% होना ही चाहिए, तो जो 100% है वो किस में आ रहा है, मेडिसिन के लिए आ रहा है, क्योंकि जो कंडीशन इन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन थर्ड फ्लोर पर ही आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। मतलब जो 100% ट्रू है, जो कंफर्म है, वो होगा ऑप्शन बी, मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमें इस कंडीशन को, पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है इट मस्ट बी ट्रू दैट द लोएस्ट नंबर फ्लोर ऑन विच, it must be true that the lowest number floor on which, ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा, लोअर नंबर फ्लोर पर होगा, वो बताना है। बुक कैन बी डिलीवर्ड ऑन थर्ड फ्लोर, जो बुक है वो थर्ड फ्लोर पर आ सकती है, तो ये हो सकता है। आगे दिया है मेडिसिन कैन बी डिलीवर्ड ऑन सेकंड फ्लोर, जो मेडिसिन है वो क्या वो सेकंड फ्लोर पर आ सकती है। मेडिसिन जो है वो अगर सेकंड फ्लोर पर आता है तो क्या होगा, तो जो चॉकलेट है वो फोर्थ पर रहेगा, ठीक है, और अगर हम स्टेशनरी को यहीं पे रहने दें, स्टेशनरी यहाँ पर आ जाएगा, और बुक और क्लॉथ यहाँ चले जाएंगे, बुक और क्लॉथ में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, बुक और क्लॉथ यहीं पर आएंगे। स्टेशनरी अगर हम नहीं भी रखते हैं तो बुक और क्लॉथ यहाँ पर आएंगे, चॉकलेट यहाँ जाएगा, मेडिसिन यहाँ जाएगा। इसके अलावा स्टेशनरी यहाँ भी जा सकता है, स्टेशनरी यहाँ भी आ सकता है, ग्रोसरी, तो जो ग्रोसरी है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे स्टेशनरी आ सकता है, ग्रोसरी आ सकता है, और कॉस्मेटिक भी आ सकता है, ठीक है। स्टेशनरी यहाँ चला जाएगा, स्टेशनरी अगर यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी आ सकता है, ग्रोसरी जो है वो यहाँ पे आ सकता है, ग्रोसरी के अलावा यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ग्रोसरी और कॉस्मेटिक यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी के साथ साथ क्या आ सकता है, कॉस्मेटिक आ सकता है, ग्रोसरी नहीं आएगा, ठीक है, ये पेयर। तो इसका मतलब ये है कि लोएस्ट नंबर फ्लोर पर कौन आएगा, इट मस्ट बी टू दैट लोएस्ट नंबर फ्लोर ऑन विच, तो लोएस्ट नंबर फ्लोर पर कौन होगा जिसका मतलब चेंजेस होगा, तो ये हो जाएगा ग्रोसरी के प्लेसेस में चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ग्रोसरी कैन बी डिलीवर्ड ऑन सेकेंड फ्लोर, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये कंप्लीट करते हैं वीडियो एनालिसिस, ठीक है। तो ओवरऑल सब प्रयास किया गया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग चैनल है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो इसको आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले कि वो सब्सक्राइब करें, पसंद आया है तो लाइक करें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और शेयर करें। थैंक यू गाइज।